मैं चाहता हूं राजस्थान की राजनीति में इस तरह का बदलाव आए। ज्यादातर जगह पार्टियां पैसे के बल पर, धन बल पर टिकट देती है। अगर थर्ड मोर्चा बनाएंगे और एक विकल्प खड़ा हो जाएगा तो उससे राजस्थान की राजनीति में दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें कोई मजबूरन जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देना पड़ेगा। अब हनुमान जी बेनीवाल सबके लिए आंदोलन करते हैं, एक टेक लगा दिया जाता है जाटों का, क्योंकि जो मीडिया में भी जो लोग बैठे हैं, जो बीजेपी कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो इस तरह का नैरेटिव सेट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक ही जाति का है। डॉक्टर किरोड़लाल जी के साथ भी हुआ। तो डॉक्टर किरोड़े को जब तुमने बीजेपी पहले तो बना दिया मीणाओं का नेता, फिर बीजेपी में क्यों लिया भाई? उन्हें आंदोलन करना, समय परिस्थिति में अपनी स्ट्रेटजी बदलना, ये सब डॉक्टर साहब से सीखा है। और डॉक्टर साहब से एक बात और मैंने सीखी है कि आदमी को कभी भी हारने के बाद हताश नहीं होना चाहिए। उनका भी ये देखा मैंने कि वो जब भी कई बार, क्योंकि राजपा उन्होंने बनाई थी तो बहुत मजबूती से वो राजस्थान में चुनाव लड़े, लेकिन जब सीटें नहीं आई थी तो एकदम आदमी टूट जाता है, लेकिन वो फिर वापस खड़े हो गए। 2013 में तो आपको टिकट मिल ही रहा था बीजेपी से, वो आपने नहीं लिया। आपको अफसोस होता है आज भी उस चीज का? शायद आपका भविष्य अच्छा हो सकता था। देखो मैं तो एक बात मान ली, हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो। तो वहां लड़कियां बहुत रैगिंग लेती थी। हमें एक कागज की वो बना के बंडल टाइप में, और वो माइक बना के, नकली माइक, और वो दे देती थी कि भैया बोलो, गाना गाओ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। तो इंट्रोडक्शन में प्योरली हिंदी में बोलो आप। तो कोई भी अगर एक भी शब्द इंग्लिश का आता था तो वो वापस दोबारा रिपीट करो। तो जैसे मेरे से पूछा तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, भाई मैं नरेश कुमार मीणा, मैंने 5वीं तक नानावता स्कूल में पढ़ाई करी, फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा। अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है मुझे टिकट देना। बीजेपी का तो मेरे को अभी दे रही थी। मैं कह रहा हूं मतलब कि बीजेपी मुझे इस बार टिकट देती, क्योंकि उस समय तो वसुंधरा जी भी मेरे से खुश हो रही होगी जब मैं बिरला को इनको टारगेट कर रहा था। बाद में वसुंधरा जी की तो मैं जब झालावाड़ में जाके उनको कह के आया कि भाई मैं घुसने नहीं दूंगा, तब उनको तो दुख हुआ। और जब मेरे को जेल में डाला, बेटी IAS वगैरह बने, बेटा जो बनना होगा बन जाएगा। बेटी से ज्यादा प्यार है। बेटी को तो अगर थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बोल जाए तो वो रोने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा सीरियस है। काम करना पड़ेगा, भीड़ उनको रखनी पड़ेगी, संख्या रखनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि नरेश मीणा की भीड़, वहां भी भीड़ इकट्ठी करेगा, नरेश मीणा गाड़ियों में पैसे लगाया, नरेश मीणा बुलाए डीजल लेके। अगर तुम्हें करना है, कुछ को बनना है, मौका लेना है, तो अब खुद ताकतवर बनो। हो सकता है नरेश मीणा डिप्टी CM बन जाए, नहीं भी बने तो, लेकिन कम से कम ओहदा तो ऊंचा रहेगा ना। कोई कहता है बागी है, कोई कहता है बेबाक है, कोई कहता है जनता का सेवक है, तो कोई कहता है तूफान है। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। वो दिल से बात करते हैं, यानी बिना फिल्टर के। लेकिन क्या राजनीति में ये फिल्टर जरूरी है, वो भी जानेंगे आज के हमारे मेहमान से। कैसे एक जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र को लगा कि उसे राजनीति में आना चाहिए, और कैसे उन्हें लगा कि उन्हें जनता का सेवक बनना चाहिए। सारी कहानी जानेंगे आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे ही। स्वागत करते हैं नरेश मीणा का, जो कि राजस्थान तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कहानी की शुरुआत वहीं से ही करते हैं। एक गांव में पैदा हुआ वो बच्चा, नया गांव, और उसके बाद कैसे वो जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचता है, कैसे सब कुछ रहा आपका, जरा बताएं। मेरे पिताजी शुरू से बड़े लोगों के साथ रहे राजनीति में, और वो बचपन में ही वार्ड पंच बने थे जब मेरे दादाजी सरपंच थे। और उनका शुरू से मन था कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाऊं और अच्छे मुकाम पर भेजूं। बड़ा भाई बहुत इंटेलिजेंट था शुरू से ही। उसको उन्होंने 4th क्लास में ही अजमेर एक रघुकुल डिफेंस स्कूल था उसमें डाला। और उसके बाद में हमारे यहाँ एक अटरू में जवाहर नवोदय विद्यालय का पहला बैच खुला, जो राजीव गांधी जी की देन थी। पिताजी ने उनका इंटरेस्ट उसमें कराया, और पहले जो नवोदय बैच था अटरू नवोदय का, उसमें बड़े भाई चंद्र सिंह को डाला। उसके बाद मैं थोड़ा उस समय पढ़ाई में कमजोर था, तो पिताजी खुद ही हमें पढ़ाते थे। बड़े भाई को पिताजी खुद पढ़ाते थे, नवोदय को बुक्स लाते थे और उसको पढ़ाते थे। मुझे बहुत पीटते थे, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक गर्दन मेरी दुखने लग जाती थी किताब में देखते देखते। मैं कई बहाने लगाता था, लेकिन ढूंढ के लाते थे, पीटते थे। और उनकी उस पिटाई के कारण कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जा पाया। दोनों भाई हम नवोदय में पढ़े। एक स्टोरी भी है कि मेरे बड़े भाई जो नवोदय में
पढ़ रहे थे फर्स्ट 6th क्लास में जब वो गए, एक दिन वो वहाँ से भागकर पैदल पैदल गांव आ गए, जो मेरे गांव से 20 किलोमीटर पड़ता था। अब अमावस का दिन होता है, अमावस जो अमावस होती है अपने, तो हर घर में खीर पुली बनती है। माँ ने पूड़ी और खीर बनाई थी। बड़ा भाई खीर पूड़ी खा रहा था और पिताजी पता नहीं अचानक से आए, तो उन्होंने पूछा, चंदू तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारे यहाँ गांव में भाई जी बोलते हैं पिताजी को, कि भाई जी मेरे को नहीं पढ़ना वहाँ नवोदय में, वहाँ तो जेल जैसा माहौल है वो। उसने एक पूड़ी आधी पूड़ी खाई होगी कि पिताजी ने उसको वहाँ से पीटते पीटते मोटरसाइकिल पे बिठाया। मोटरसाइकिल थी, हमारे घर में गाड़ी भी नहीं थी उस समय, 90 के लगभग की बात है, नहीं 88 की बात होगी शायद। और पिताजी उसको बिना खाना पूरा खाए पीटते हुए वापस नवोदय में उसको डाल के आए। अब बाद में मेरे भाई ने पहला जो थे उन्होंने 10th में मेरिट में आए, 12th में वो मेरिट में आए। बाद में उन्होंने IIT बॉम्बे से किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। फिर मैं नवोदय में चला गया। तो मेरा भी, लेकिन शुरू का मेरा जो एजुकेशन था वो इतना वो नहीं था, मैं सीरियस ही नहीं था, मुझे यही नहीं पता था मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, बस ज़बरदस्ती घर वालों की उससे। बाद में लेकिन बड़े भाई का फिर मुझे गाइडलाइन मिलने लगी। तो 10th के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको भी IIT में भेजने के लिए, तो मेरे को 10th में नवोदय छुड़वा दिया था। और मुझे बंसल कोचिंग क्लासेस थी कोटा में जो फेमस थी IIT के लिए, उसमें मेरा एंट्रेंस उन्होंने वो एडमिट करा दिया था। लेकिन बंसल कोचिंग क्लास में भी मैं जब गया तो मेरी वहाँ साइकिल चोरी हो गई थी। तो साइकिल चोरी हो गई तो फिर मैंने पढ़ना वहाँ जाना ही बंद कर दिया, मैं पैदल नहीं जाता था। घर वालों को पता ही नहीं था कि कोचिंग नहीं जाता। फिर कुछ संगत भी इस तरह की कोटा में मिली कि मैं एक तरह से बिल्कुल ही एक दूसरी राह पे चल दिया था। और एक ऐसा भी एपिसोड हुआ जब मेरे चाकू लगा दिया गया था 11th क्लास में, और उस मेरे ऊपर चाकू लग गया था, मेरे पर चाकू का हमला हुआ। उसके बाद ऐसा रहा कि मैं उसी में बिल्कुल गलत राह पे चल दिया था और पढ़ाई छोड़ दी सी। फिर मेरे चाचा जो थे वो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि भाई CBSE बोर्ड से था, 10th में इंग्लिश मीडियम था। उन्होंने कहा भाई राजस्थान बोर्ड ईजी गोइंग रहता है, तुम पढ़ाई करो और मैं तुम्हारा प्राइवेट फॉर्म डला देता हूँ। तो गांव के पास एक मोटपुर जो कस्बा था, वहाँ मेरा प्राइवेट फॉर्म डलाया और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया तो 58% मेरे वैसे ही बन गई थी। उसके बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर में किस्मत से जिस हॉस्टल में मैं गया वो एक एजुकेशन का बड़ा ही अच्छा आदर्श वो था, पर वहाँ मेरे 58% में इसलिए एडमिशन हो गया क्योंकि उसमें हर जिले से 2 लड़के कम से कम लेने होते हैं। तो रिजर्व कोटे में 12 से रिजर्व कोटे में मेरा एडमिशन 58% पे हो गया था। राजस्थान कॉलेज मिल गया। राजस्थान कॉलेज में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, लिटरेचर मैंने सब्जेक्ट लिए और अच्छा था मेरा जो मैं शुरू। फिर मेरा जब कॉलेज लाइफ में मैं आया तो मेरा पूरा मन था कि अब अपन को नौकरी लगनी है। अच्छी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन 3rd ईयर में जैसे आए, क्योंकि उस समय जयपुर भी आए तो जयपुर में जो छात्रावास जो थे, जितने भी छात्रावास, वो सब लोग बसों में फ्री चलते थे हॉस्टलों के नाम से। लेकिन जिस मीणा छात्रावास में मैं गया उसमें ऐसा वो, क्योंकि वातावरण पूरा पढ़ने लिखने का वातावरण था। हमारे किशन लाल जी मीणा जो पूर्व DGP थे वो हमारे इस हॉस्टल को संभालते थे, बड़ा अनुशासन था। लेकिन हमारा ये था कि भाई सारे हॉस्टल वाले फ्री में चलते हैं तो हमारा हॉस्टल भी फ्री में चलना चाहिए। तो उसके लिए फिर पंगे होने लगे, बसों में लड़ाई झगड़े करने लगे। फिर हमने भी हमारे हॉस्टल वालों को बसों में फ्री चलाना सिखाया। फिर एक्टिव तो था लेकिन पढ़ाई मेरी रेगुलर चलती थी, मैं ठीक ठाक पढ़ता था, फर्स्ट डिवीजन था BA में। फिर 3rd ईयर में एक दिन ऐसा समय आया कि चुनाव का, जैसे कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव आता है तो लोगों ने कहा कि भाई नरेश को चुनाव लड़ाओ। तो ऑलरेडी 5 मीणा कैंडिडेट मैदान में थे, तो मुझे लगा भाई चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हॉस्टल वालों ने सबने मीटिंग करके कि कहा कि भाई अपन इनसे बैठ के बात करते हैं और सबको बिठा के इस बार हॉस्टल का ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन लास्टली मुझे खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद वो जो हाँ करने के बाद भी वो लोग बैठे नहीं थे। मुझे लगा अब चुनाव में कोई मतलब नहीं है, तो मैं ट्रेन में बैठ के चुपके से भाग गया, वापस गांव चला गया। और गांव जाने के बाद जब हॉस्टल में पता लगा कि वो तो कैंडिडेट ही गायब हो गया हमारा, तो उस समय टाटा सुमो गाड़ी बस चलती थी। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, हाड़ौती में बारिश आपने देखा होगा, तो लोग वहाँ से किराए की गाड़ियाँ करके हमारे हॉस्टल के छात्र साथी और वो गाँव पहुँच गए। रात के समय वो पहुँचे। फिर सुबह जब वो बात हुई, रात को मिले नहीं, पर मेरे पिताजी ने सुबह पूछा भाई क्या रहेगा,
तो उन्होंने सब कहते हैं भी जीत जाएंगे। फिर मेरे से पूछा क्या रहेगा, मैंने जीतने हारने का पता नहीं, लेकिन मैं ठीक रहेगा भाई, 250 बच्चे हमारे हॉस्टल में इतने में हो। तो पिताजी ने उन सबको भी यही कहा कि हार जीत कोई मायने नहीं रखती, पर ऐसा नहीं हो कि इसकी जमानत जब्त हो और इसका कोई वहां मतलब ही नहीं बचे। फिर उसके बाद कुछ पैसे दिए उन्होंने, पैसा लेकर कुछ तो उस गाड़ी के किराए में चले गए और फिर आ गए जयपुर। राजस्थान कॉलेज का चुनाव लड़ा और आप देखो उस चुनाव भी मैं हार गया था। वो सारे अच्छा, मैं इस पर आऊंगी, लेकिन क्योंकि आप जिस गांव से आते हैं, आदिवासी समाज से भी रहे हैं, तो ऐसे में जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि पहला बैच था और क्या ऐसी कोई जागरूकता थी? वो भी नहीं थी शायद, लेकिन पिताजी को ऐसा कैसे पता चला? और चूंकि आपने क्योंकि अपने पिता का भी जिक्र किया, उनका कहना है कि उन्होंने आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए जयपुर भेजा था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भेजा था, लेकिन आप नेता बन गए। मैंने कहा ना कि भाई पिताजी, जो मेरे पिताजी वहाँ कांग्रेस में थे, तो वो उस समय भुवनेश जी चतुर्वेदी बड़े ओहदे पे थे देश में, वो उनके बहुत क्लोज थे। हमारे यहाँ रामकिशन जी वर्मा एक मिनिस्टर हुए हैं, तो उनके नज़दीक थे। मेरे पिताजी के रियल भुआ के लड़के एमएलए रहे हैं और वो मेरे पिताजी के एज ए गुरु टाइप थे जो उनको मार्गदर्शित करते रहते थे। तो वो पिताजी का शौक था पॉलिटिक्स, वो आए दिन मतलब अच्छे लोगों में बैठना उठना जाना, जानकारी रखते थे और उनका शुरू से ही था कि मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊं। और नवोदय खुलने से पहले एक 4th क्लास के बच्चे को वो अजमेर में एक हॉस्टल में डाल के आ गए थे और भाई बहुत रोता था, मेरी माँ बहुत रोती थी, दादी बहुत रोती थी कि तुम इतने छोटे से बच्चे को वहां अजमेर डाल के आ गए, क्योंकि वहां 6-6 महीने में छुट्टी मिलती थी। पर पिताजी का मन था कि मैं कुछ भी है मैं मेरे बच्चों को नौकरी लगाऊंगा। और जब नवोदय जब खुला तो वहां के जब एक खबर आने लगी भाई जवाहर नवोदय विद्यालय की पहला बैच खुल रहा है, तो उसमें फिर उन्होंने उनका इंटरेस्ट दिलाया। पहले इंटरेस्ट में वो पास हो गए और उसके बाद वो, तो मैंने बताया कि भाई पिताजी का ही था मन से। अच्छा, हमारे एरिया में ये देखिए आप, जब पिताजी ने कहा कि मैं मेरे बेटे को आईआईटी करवा रहा हूं, तो उस एरिया में आईआईटी नहीं जानते थे लोग, आईटीआई जानते थे। तो लोगों ने कहा आईटीआई तो यहाँ 8-12 ही करवा लो, बंबई ले जाने की क्या जरूरत है। तो लेकिन कुछ लोग जैसा होता है, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं साथ में, तो एक थे हमारे कजन, वो उन्होंने उस आईआईटी के बारे में बताया। बड़ा भाई जब आईआईटी बॉम्बे में चला गया तब पिताजी उससे हमेशा लड़ते थे कि तू आईएएस बन, मुझे तो कलेक्टर चाहिए, तू कलेक्टर बन चाहे कुछ भी कर। तो बड़ा भाई एक उनको, हम जब शाम को घर पे कई बार आते थे, छुट्टियों में बात करते थे, तो बड़ा भाई कहता था कि भाई जी कलेक्टरों पर तो 8वीं पास आप जैसे नेता वो करते हैं, वो कलेक्टरों को उनकी बात माननी पड़े, मैं तो कंपनी खोलूंगा और मैं तो बड़ा वो बनूंगा, मेरी खुद की कंपनी होगी, इसमें हजारों लोग नौकरी करेंगे। उसका भी शुरू से ये रहा और यही कारण रहा कि उन्होंने बॉम्बे को चूज किया। और बॉम्बे में आईआईटी में जो कानपुर और दिल्ली जो जाते हैं लोग, वो ज्यादातर सिविल सेवा में जाते हैं, लेकिन वो वहां गए। दूसरा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एक पैटर्न रहा राजस्थान में, कि जो पाटन नवोदय और पावटा नवोदय, हमारे जो सीकर में है पाटन और जयपुर में पावटा, पाटन और पावटा नवोदय के सारे लोग सिविल सेवा में गए हैं ज्यादातर लोग। और हमारा जो अटरू नवोदय, उसका ज्यादातर लोग हाड़ौती से जो नवोदय के लड़के आए वो ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग में गए, क्योंकि हमारा जो कल्चर था कोटा का कल्चर हमेशा इसी तरह का रहा इंजीनियरिंग मेडिकल का। लेकिन जो पाटन और पावटा के जो लोग थे वो या तो जयपुर आए या वो दिल्ली आए, तो दिल्ली में कल्चर वो सिविल सेवाओं का था। तो ये भी फर्क रहा कि हमें उस तरह का वहाँ शुरू से ही था। और लेकिन अभी भी बड़ा भाई का ठीक अच्छा हुआ है, पर शायद हमें अभी भी लगता है कि वो सिविल सेवा में होते तो शायद ज्यादा उपयोगी हमारे लिए होते। फिर जैसे आपने पूछा कि पॉलिटिक्स में कैसे आया, तो मैंने कहा कि परिस्थितियां और समय चीजों को बदलता रहता है। मैं जब पढ़ रहा था हॉस्टल में, तो यहाँ भी हमारे खूब झगड़े होते थे आपस में, जो मैंने कहा ना बसों में चलने के नाम पर, कॉलेज में खूब झगड़े होते थे। लोगों को लगता था ये इसको हम नरेश को अगर हम प्रतिनिधित्व देंगे, राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बनाएंगे तो कुछ अच्छा वो मतलब ये करेगा। तो जबरदस्ती लड़ाया चुनाव, मैं लड़ा नहीं था, मैं तो खड़ा भी जबरदस्ती किया, फिर भाग गया तो मेरे को वापस उठा के लाए। फिर परिस्थितियां बनी कि मैं राजस्थान कॉलेज का चुनाव भी हार गया। मेरे खिलाफ एक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था नरेंद्र चौधरी, वो अध्यक्ष बना, मैं हार गया। उस समय भी लोग आए नवोदय वाले कि यार तुम दोनों भाई नवोदय के हो, तुम बैठ जाओ इसको। तो मैंने कहा भाई कोई भी जीते नवोदय का जीतेंगे। तो दोनों हम फर्स्ट सेकंड नवोदय के रहे। और नवोदय के स्टूडेंट जो भी राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े, वो ज्यादातर लोग चुनाव जीते हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिला। मैं जब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा था एनएसयूआई की टिकट पे, तो मैं महारानी कॉलेज में जब वोट मांगने गया एनी बेसेंट हॉस्टल में,
तो वहाँ लड़कियां बहुत रैगिंग लेती थी। हमें एक कागज की वो बना के बंडल टाइप में, और वो माइक बना के, नकली माइक, और वो दे देती थी कि भैया बोलो, गाना गाओ, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। तो इंट्रोडक्शन में प्योरली हिंदी में बोलो आप। तो कोई भी अगर एक भी शब्द इंग्लिश का आता था तो वो वापस दोबारा रिपीट करो। तो जैसे मेरे से पूछा तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, भाई मैं नरेश कुमार मीणा, मैंने 5वीं तक ननावता स्कूल में पढ़ाई करी, फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा। तो जैसे मैंने कहा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा, तो वहाँ जो एक ग्रुप जो बैठा रहता सीढ़ियों में गर्ल्स का, उनमें ज़्यादातर लड़कियां नवोदय से थी। तो वो मेरे प्रति फिर सॉफ्ट हो गई। अरे क्या नवोदय का, कौन से नवोदय का? मैंने कहा अटरू नवोदय से हूँ। तो उनका फिर मुझे सपोर्ट भी मिला और मैं चुनाव भी जीता हूँ जनरल सेक्रेटरी का। और आज भी मैं जब 2-3 चुनाव एमएलए का लड़ा हूँ, उसमें भी मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय का बहुत बड़ा मुझे मदद मिलती है। और आप नवोदय में भूप सिंह पूनिया थे, वो जवाहर नवोदय विद्यालय से थे, तो वो लोग अध्यक्ष बने। नरसी किराड़ एक जनरल सेक्रेटरी रहा, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रोडक्ट था। और एक धारीवाल जी थे, जितेंद्र धारीवाल, वो नवोदय के प्रोडक्ट थे। बहुत सारे लोग नवोदयन जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जिन्होंने अपने, अभिषेक शर्मा भारद्वाज, जो पुष्पेंद्र जी भारद्वाज अध्यक्ष बने, तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सैनिक स्कूल से थे और उनका भाई था अभिषेक, वो नवोदयन था। तो उनको नवोदयन और सैनिक स्कूल दोनों का फायदा मिला। तो आज भी मुझे बहुत बड़ा परिवार है हमारा नवोदयन। अभी आप राजस्थान में देखेंगे तो राहुल प्रकाश जी एक आईजी भी हैं पुलिस में, वो नवोदयन है, बिहार नवोदय से है। आप ही के आज तक के चैनल पे जो शरद जी हैं, वो नवोदयन हैं। आनंद अजयपाल जी लांबा, वो नवोदयन है। राहुल गांधी के ओएसडी हैं, पीएस हैं, कौशल विद्यार्थी, वो जवाहर नवोदयन है। अमित शाह के पीए हैं, वो नवोदयन हैं। और आज मतलब कहीं भी किसी भी जगह आप जाओगे, चाहे वो साइंस में चले, कहीं भी जाओगे तो आप नवोदयन आपको मिलते हैं, और वो बड़ी पॉजिटिवली सपोर्ट बिल्कुल भी ये करते बात कही जाती है कि जो नवोदय में जाता है वो कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम हासिल करता है, सफलता हासिल करता है। लेकिन अब राजस्थान यूनिवर्सिटी पर आते हैं। आप महासचिव का चुनाव लड़े, जीत गए, और उसके बाद कैसे आपकी जो छात्र राजनीति है वो आगे बढ़ी? एनएसयूआई का सफर आपका कैसा था? और चूंकि आपने कई लोगों को चुनाव भी लड़वाया है, प्रभा चौधरी उनमें से एक लड़की को भी चुनाव लड़वाया। देखो, मैं जब 2002 में चुनाव लड़ा, वो तो मेरा मन नहीं था, मेरे को जबरदस्ती लड़ा दिया था। वो चुनाव में हार गया था, लेकिन हारने के बाद फिर मैं एक्टिव रहा, और उसका परिणाम ये रहा कि 2003 में, जस्ट हारने के जस्ट बाद में, मीनाक्षी जी चंद्रावत, जो हमारे वहीं हाड़ौती से, खानपुर से विधायक थी, वो एनएसयूआई की प्रेसिडेंट भी थी। तो उन्होंने फिर मुझे चांस दिया एनएसयूआई के टिकट पे। मेरे खिलाफ जो टिकट मांग रही थी एक रोजी खान नाम से लड़की थी, वो अब नहीं है, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन रोजी खान को उस समय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, मुकुल वासनिक जी बड़े जो नेता थे राजस्थान कांग्रेस में, उनको उसको आशीर्वाद था। उसके छात्र संघ उद्घाटन में गए थे। वो महारानी कॉलेज की अध्यक्ष रही थी रोजी खान। लेकिन मैं हाड़ौती से आता था, मीनाक्षी जी के वहाँ हमारे वोट का भी असर था, उनको भी था कि भाई इसका ये बनेगा तो मुझे फायदा मिलेगा, और उन्होंने अड़कर मुझे टिकट दिया था मीनाक्षी जी ने। तो मेरी शुरुआत मीनाक्षी जी ने की थी, और फिर मैं एनएसयूआई के टिकट में मैं पहली बार में चुनाव जीत गया था। चुनाव जीतने के बाद नेक्स्ट ईयर मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया क्योंकि उस समय जितेंद्र जी मीणा चुनाव लड़ रहे थे। तो सभी साथियों ने कहा कि भाई इस बार जितेंद्र को मदद करनी चाहिए। तो हम लोगों ने जितेंद्र मीणा की बैकडोर मदद करी, वो अध्यक्ष बना। जितेंद्र मीणा अध्यक्ष बनने के बाद में नेक्स्ट मैं 2004 में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। मैंने एनएसयूआई से टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा, बहुजन समाजवादी पार्टी से, और बड़ा वो चुनाव भी बड़ा शानदार था, और उसमें भी मैं चुनाव हार गया। लेकिन उस समय इस तरह के चुनाव, मेरा जो चुनाव था वो इस तरह का हुआ कि उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद कर दिए गए, और उसमें बड़ा षड्यंत्र था। उसमें यह था कि नरेश मीणा अगर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनेगा तो ये कुछ, तो वो चुनाव बंद हुए। उसके बाद हम सारे लोग जो उस समय चुनाव लड़ रहे थे वो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में 2010 में इलेक्शन चालू हुए। पहले जो एज फैक्टर था वो 28 साल था राजस्थान विश्वविद्यालय का, लेकिन उसके बाद लिंग दो कमेटी बनी और उसमें 25 साल एज कर दी गई। फिर उसमें ये नियम लगा दिया गया कि आप केवल एक बार ही चुनाव लड़ सकते हो। उसके पहले आपने देखा होगा कि हर शख्स 3 या 2 बार में चुनाव जीतते थे, चाहे कोई भी हो। 2010 में जब चुनाव चालू हुआ तो फिर मैंने, अच्छा इसके बीच में सारे लोग जो तैयारी कर रहे थे वो सारे लोग जा चुके थे। वो मतलब ये था कि भाई चुनाव नहीं होंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्यों अपन एक्टिव रहे। लेकिन मैं बहुत एक्टिव रहा। इस बीच में गुजर मीणा मूवमेंट हुआ, कई स्कॉलरशिप्स के मूवमेंट हुए, जहां मैं रेगुलर कंटिन्यू रहा लोगों के बीच में। 10 में जब चुनाव हुआ तो मैंने एक रैली निकाली, छात्र क्रांति रैली। वो उसमें मुद्दे जो मेरे थे, आज उसमें ज्यादातर मुद्दे सोल्व कर दिए राजस्थान सरकार में। मैंने उसमें था कि भाई शेखावटी विश्वविद्यालय हो सीकर झुंझुनू में,
मत्स्य विश्वविद्यालय हो अलवर में, बीपीएल परिवार के बच्चों ने निःशुल्क एजुकेशन हो, वो सारे लगभग सॉल्व हुए हैं। उस रैली का असर ये हुआ कि उसमें भी मैं जेल गया। जो छात्र मुद्दों पे मैंने लड़ाई लड़ी, पहली बार जेल गए थे तो? नहीं, जेल में जनरल सेक्रेटरी जब बना था तब भी चला गया था। एक बार मैं 2002 में जेल चला गया। एक बार वो 2004 का जो प्रेसिडेंट का चुनाव था, उसमें चुनाव के दिन जो झगड़ा हुआ उसमें मैं 5 दिन में जेल रहा। उसके पहले एक बार जेल जा, फिर ये 2010 में वो रैली निकाली तो 5 दिन में जेल रहा। लेकिन वो 16 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, 16 अगस्त को वो रैली निकली और 23 अगस्त के लगभग चुनाव था। तो 16 अगस्त से मैं 20 अगस्त के लगभग तक जेल में रहा। लेकिन जिस दिन जेल से मैं बाहर आया तो उस दिन हजारों लोग थे और मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मुझे इतना सा करना पड़ा कि मैं मनीष यादव के साथ था फिर, क्योंकि मनीष यादव एबीपी से चुनाव लड़े थे, मैं बीजेपी में था, तो मैंने मनीष यादव की मदद करी। मुकेश भाकर उसके सामने फाइट में था, तो मुकेश भाकर चुनाव हारा, मनीष यादव चुनाव जीता। और मनीष यादव इस बात को मानता भी है और वो सम्मान भी देता है। नेक्स्ट ईयर 2011 में हमारा ये प्रयास था कि मुकेश भाकर हार गया, मुकेश भाकर को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, तो हम सारे लोग एक हुए। लेकिन बाद में मुकेश भाकर का चुनाव लड़ना कैंसिल हो गया। फिर हमने तय किया कि कैलाश मीणा लॉ कॉलेज का अध्यक्ष था, वो नवोदयन था, वो पाटन नवोदय से था, तो सबने तय किया भाई नवोदयन को। लेकिन गलती से उस समय वो 4 नंबर से फेल हो गया, तो उसका भी नहीं रहा। फिर मुकेश ने कहा कि भाई साहब अपन प्रभा चौधरी को लड़ाएंगे। तो पहले उसने ये कहा कि प्रभा को टिकट मिलेगा, ज्योति मिर्धा हमारे साथ खड़ी है तो प्रभा को टिकट मिल जाएगा। पर प्रभा चौधरी कर्नल सोनाराम जी के परिवार से आती थी लास्टली, लेकिन टिकट उसका नहीं हुआ तो उसके घर वालों ने मना कर दिया प्रभा के कि भाई हम नहीं लड़ाएंगे। लेकिन मैं गया, मैंने उनको बनाया, भाई हम लोग, हमारा नाम जुड़ा हुआ और हम मेहनत करेंगे। लास्टली प्रभा को खड़ा किया, एक मोर्चा बनाया। फिर तो 3rd मोर्चा बनाया, उसमें हमने प्रभा चौधरी को अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी पर जगमोहन मीणा, वाइस प्रेसिडेंट पे आभा गुजर और ज्वाइंट सेक्रेटरी पे मोहसिन खान, एक लड़के को, हमने चारों को रखा। और चुनाव बढ़ाए हमने। बहुत कम दिन थे, 5-7 दिन थे, लेकिन हमने अच्छा लड़ा। प्रभा चौधरी चुनाव जीती, आभा गुजर चुनाव जीती, जगमोहन मीणा 250 वोटों से इसलिए चुनाव हार गया क्योंकि मीणा कैंडिडेट वो निर्दलीय लड़ रहा था, जो केवल हमें डैमेज करने के लिए, तो इसलिए वो हार गया था। मोहसिन खान जो एक माइनॉरिटी से था, लेकिन उसके 1800 वोट उस समय आए थे। वो मोर्चा बना। मोर्चा बनने के बाद मेरे ख्वाब था जो वो अधूरा रहे, क्योंकि मैंने ये चाहता था कि भाई हम लोगों ने उस समय अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो हमने वो मुद्दा भी बनाया था। हमने कहा भाई 3rd मोर्चा है और हम लोग बनने के बाद में अन्ना हजारे को इनको बुलाएंगे, अब्दुल कलाम आजाद और अन्ना हजारे, इनको हम बुलाएंगे राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वागत उद्घाटन के लिए। लेकिन फिर मुकेश का जो भाकर था उसका कांग्रेस के प्रति ज्यादा मन था, तो उसने कांग्रेस के मन के प्रति उसने फिर धीरे धीरे मेरे को इग्नोर करने लगे। और उसका नतीजा रहा कि फिर उसके जो उद्घाटन हुआ उसमें गोली चली और लोगों ने कहा कि भाई अपमान, और उन्होंने मेरा पोस्टर बैनर कहीं नहीं लगाया, मेरे को, मतलब एक तरह से मेरे को दूर कर दिया था। वो गोली चली, फिर जेल जाना पड़ा। फिर प्रभा के चुनाव के जस्ट बाद में राजेश मीणा लड़ा, तो राजेश मीणा का चुनाव भी मैंने पूरा हैंडल किया उसको, और वो चुनाव जीता राजेश। और उसके बाद आपको पता है 2 दलित बन गए, पूजा बनी, विनोद जाखड़ बना, ज्यादातर इंडिपेंडेंट बने। अंकित दहल था तो अंकित दहल के साथ मैं एक तरफा उसके साथ रहा, उसको किया, वो जीता चुनाव। और फिर लास्ट के चुनाव जो हुआ उसमें मैं निहारिका के साथ था, वो भी चुनाव अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद चुनाव बंद हो गए। और अब राजस्थान की राजनीति में पैर रख दिया जब से विधानसभा चुनाव लड़ा हूं, तो सोच रहा हूं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो प्रयोग किए और सफल भी हुए, 3rd मोर्चा भी सफल हुआ। उसके बाद में अच्छे लोग विश्वविद्यालय में जीत के आने लगे, क्योंकि पहले वो यहां भी यही होता था कि एनएसयू और एबीपी पैसा मांगती थी टिकट देने के नाम पर। जिसके पास पैसा होता था उनको टिकट मिलता था। आप ज्यादातर देख लो, ज्यादातर इंडिपेंडेंट जो लोग बने वो बेचारे खुद की दम पर बने। निर्मल चौधरी को आप ले लो, अंकित दहल को ले लो, पूजा वर्मा को ले लो, विनोद जाखड़ को ले लो, ये इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया और बने। अब कंपटीशन ये होगा कि एनएसयू और एबीपी को भी अच्छे लोगों को टिकट देना पड़ेगा अगर उनको जिताना होगा तो। अब वो नहीं कि केवल पैसे वालों को दे। मैं चाहता हूं राजस्थान की राजनीति में इस तरह का बदलाव आए। ज्यादातर जगह पार्टियां पैसे के बल पर, धन बल पर टिकट देती है। अगर 3rd मोर्चा बनाएंगे और एक विकल्प खड़ा हो जाएगा तो उससे राजस्थान की राजनीति में दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्हें कोई मजबूरन जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी को पैसे लेके टिकट दे दे या किसी को भी अपने हितों को साधने के लिए टिकट दे दे। और वो एक नया कंपटीशन होगा और राजनीति में भी एक
कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों का राजनीति में होना जरूरी है। तो कोशिश अब मेरी ये है कि 2028 के चुनाव के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर आएंगे। लेकिन जब आप पहली बार जेल गए तो कैसा रिएक्शन था पिताजी का, फैमिली का कैसा रिएक्शन था? क्योंकि वो तो एकदम पढ़े लिखे सारे लोग, और हालांकि राजनीति आपके परिवार में बहुत पहले से हो रही है, लेकिन इस तरीके से अगर एक बच्चा जेल चली जाए तो मम्मी का रिएक्शन क्या था? और आप जेल में रहे भी कई दिन। देखो आंचल बहन, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरी पत्नी कभी मेरे से जेल में मिलने नहीं आए। मेरे पिताजी पहली बार मेरे से टोंक जेल में मिलने आए जब अभी ये समरावता वाला मामला हुआ। उससे पहले उन्होंने, मैं जब जेल गया तो उन्होंने मेरे से राम नाम भी करना पसंद नहीं किया। उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की इसकी जमानत कराओ। वो बड़े ही सिद्धांतवादी और बड़े अनुशासित हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो बहुत ही मेरे से इस मामले में बहुत ही उनका नेगेटिव सोचते कि भाई ये हमारा बदनामी कर रहा है, घर की बदनामी कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी है कि अब जाके उनको लगने लगा कि यार वो जहां जो काम कर रहा था वो ठीक कर रहा था। क्योंकि इससे पहले जो अभी समरावता वाला मामला हुआ, उसके पहले पिताजी को कुछ भी पता नहीं था कि पूर्वी राजस्थान में केवल ये जाता है, चक्कर काटता है। लेकिन अभी जब वो गाँव में घूमे और जो लोगों का प्यार मुझे मेरे प्रति देखा, तो अब वो कहते हैं, मेरे तो बहुत कम बात होती है, लेकिन वो लोगों से कहते हैं कि भाई मैं गलत था, वो ठीक था, वो लोगों के लिए कर रहा था, लोगों को उसको प्यार भी मिला। फर्स्ट टाइम जब मैं जेल गया तो जेसी और पीसी एक दो शब्द होते हैं पुलिस में। जेसी मतलब जेल, पीसी मतलब पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड। तो मेरे को जब मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया तो पुलिस वाले हमेशा हर मुलजिम से एक बात कहते हैं, चाहे मुलजिम वो क्राइम कितना ही बड़ा हो, नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी जमानत हो जाएगी तेरी और जाते ही छोड़ देंगे वो। तो मेरे से भी वही कह रहे थे, नहीं नहीं बस अभी मनीष शर्मा जी थे, अभी तो शायद पता नहीं एसओजी में रहे, बड़े पद पे हैं, पहले वो 2 स्टार थे, वो लेके गए। मेरे को एक एक चीज का पता है अभी भी, वो लेके गए थे। अरे नहीं नहीं तू घबराए मत, क्योंकि थोड़ा टेंशन था, घबराए मत, अभी छूट जाएगा, अभी बस अभी मजिस्ट्रेट, तुम तो पला केस है तुम पे तो, और स्टूडेंटों को तो वैसे ही छोड़ देते हैं जुडिशरी में। तो जैसे पेश किया वहां से ऑर्डर हो गया भाई जेसी। उन्होंने कहा पुलिस वालों ने भाई पीसी दो, तो नहीं नहीं कि इनसे क्या क्या बरामद करोगे तुम लोग, तो इसको जेसी भेजा। तो जेसी भेजते जैसे मेरे को जेब में बिठाया, मैं रोने लग गया। तो रोने लग गया तो वो जब मेरे को उन्होंने कहा तो चिंता मत, हम कर देंगे वहाँ बात। फिर वो थानेदार जी जो वहाँ जेल में गए, तो वहाँ जेल में उन्होंने किसी को बुलाया और उनको कहा साहब ये स्टूडेंट लीडर है, जनरल सेक्रेटरी है, और इनका थोड़ा ख्याल रखना। और जब हम जेल गए तो ऐसे रहा है जैसे हम जो पिक्चर हम देखते हैं ना, जैसे भगत सिंह की पिक्चर देखते हैं और उसमें जिस तरह के इंकलाब नारे लगाते हैं, और उस तरह का मतलब कोई लगा ही नहीं हमें कि वो जेल है। शुरू की जो स्टार्टिंग में हमें अच्छा कोऑपरेशन मिला, बंदियों के द्वारा भी कोऑपरेशन मिलता है। जो स्टूडेंट लोग लाइफ से, जो छात्र आने से जाते हैं, अरे यार ये छात्र संघ से निकले हुए हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो नहीं लगा, 4-5 दिन रहे। अच्छा, कैसा होता है वो जेल का माहौल? और क्योंकि आप तो पुलिस वालों का जिक्र कर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं तू तो छूट जाएगा, तो कैसा पुलिस वालों का एक कैदी के प्रति या एक बंदी के प्रति कैसा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, या कैसे वो बिहेव करते हैं उनके साथ? देखो वो सब जानते हैं, जो जेल डिपार्टमेंट में जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, वो अंदर आदमी जब घुसता है तो तभी पहचान जाते हैं कि ये आदमी किस तरह का है, और वो उस हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर कोई अच्छा व्यक्ति तो अच्छा बिहेव करते हैं, गंदा है तो गंदा बिहेव करते हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा सा ये भी चलता है कि भाई अच्छा पैसे वाला है तो थोड़ा इसको तंग करो शुरू में, और ये पैसे दे देगा तो फिर उसको सुविधा दे दी जाए। लेकिन कोई अगर खाली हाथ है, उनको पता है इसके बाद कुछ ही नहीं है, तो फिर उसको वो ज़्यादा परेशान नहीं करते, वो उससे इस तरह का काम करवाते हैं जैसे। लेकिन ये थोड़ा सा यही गलत है कि कई बार वहाँ अच्छे लोग चले जाते हैं, अगर कोई गलती से फंस गया और गलती से वहाँ चला गया, और अगर उनको लग गया कि पैसे वाला है तो उसको टॉर्चर करते हैं, वो गलत है बस। और तो जेल में इतना कोई वो नहीं है, पर उसमें चेंज आना चाहिए। एक मैंने देखा है कि और तो 19-20 होता है, लेकिन खाने में भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है जेलों में। जो राशन सरकार द्वारा दिया जाता है, जो पैसा राशन के नाम पर दिया जाता है, उसमें उतना नहीं दिया जाता बंदियों को जितना देना चाहिए। और ये बात मैंने 2-3 जेलों में जगह जगह उठाई, मैंने तीनों जगह मेरे को भूख हड़ताल करनी पड़ी। जेल के अंदर भी आपने अपना आंदोलन? मैं समरावता मामले में जो टोंक जेल गया, मुझे 4 दिन भूखा रहना पड़ा। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप सरकार द्वारा दिया हुआ हमें वो नहीं दे देते। बूंदी गया तो वहां 2 दिन अनशन करना पड़ा। झालावाड़ में तो ये हालत थी कि नरेश मीणा अगर बंदियों के साथ रहेगा तो इनकी आवाज बनेगा, तो मुझे अलग रखा गया, मुझे किसी बंदियों से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मैंने वहां भी वही किया, तो फिर उसके बाद खाना वाना बदला। और इसका सारे बंदी बात भी करते हैं सब जगह जेलों में, और भी बहुत सारी जेलों में। अच्छा, कोई ऐसी, जी बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता है, ऐसी कोई घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें? क्योंकि आप तो कई बार जेल गए हैं, और चूंकि जो लोग जेल जाते हैं उनके प्रति
समाज की कैसी भावना होती है वो तो आपको भी पता है, कुछ बताने की जरूरत। जेलों में वो इस तरह का एक वहां पे है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जो ज्यादा इस तरह से कर रहा है, कोई आंदोलन करने की सोच रहा है, टकराने की सोच रहा है, तो वहां जो बंदी जो उनको रियायतें देते हैं, जिनको कई बंदी वहां पैसा भी कमाते हैं। जेलों के अंदर भी बहुत सारे बंदी ऐसे होते हैं जो वहां वो उनका काम करते हैं मीडिएटर का, वो उनके खातों में पैसा जाता है, वो करते हैं ट्रांसफर और पैसा मंगवाते हैं, तो वो लोग उन्हीं के स्टाफ की तरह काम करते हैं वहां, क्योंकि स्टाफ बहुत कम होता है। जेल में बंदी ही स्टाफ रहता है, वहां ज्यादातर ऑफिस से लेकर जो काम करते हैं बंदी करते हैं। और वो लोग जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति जैसे प्रशासन के खिलाफ टकरा रहा है, तो मेरा तो उनको था, तो लेकिन वो कोई टकराने का प्रयास करता है, तो वो जो बंदी जो उनके स्टाफ के रूप में काम, उनको उनसे भिड़वा देते हैं, झगड़ा करवा देंगे, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा देंगे, और वहां कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपने कुछ किया तो आपका लिख देंगे भाई दीवार कूद रहा था, कौन देख रहा है, वहां तो कैमरे नहीं है जहां। अच्छा, वहां कैमरे भी वहीं लगाए गए हैं जहां उनके सुविधा है। ऐसी जगह जहां शोषण किया जाता है या जहां मारपीट होती है वहां कैमरे नहीं होते। एक मेरा आपके इससे ये बताना चाहूंगा कि वहां बोर्ड लगे हुए हैं कि मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना देना बिल्कुल ही अवैध है, कानूनी जुर्म है, लेकिन दोनों ही दी जाती है। और शारीरिक प्रताड़ना एक प्लास्टिक का एक फाइबर पाइप होता है, अगर जेलों को चेक किया जाए हर जेल में मिल जाएंगे, और इतना मारा जाता है कि कल्पना ही नहीं कर सकते। मतलब कईयों को मैंने देखा 1-1 महीने तक काला शरीर हो जाता है। एक को मैंने, एक जेल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सुप्रीडेंट को दिक्कत हो जाएगी, उससे पैसा लेने के लिए उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा गया, और बाद में वही इलाज करवाते हैं उससे, जैसे पैसा जाएगा फिर वो बंदी, वो जेल वाले ही वहाँ डॉक्टर होते हैं वो, लेकिन वो डॉक्टर सब मिले हुए रहते हैं सारे आपस में। मैंने तो कहा भी था बीच में भाई सीएम साहब से अगर मेरी मुलाकात हो तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊं कि जेलों में क्या क्या होता है, जहां सुधार होने की जरूरत है। वहां जेलों में जो प्रहरी जो होते हैं उनमें 2 तरह के हैं। गिनती के काउंटेड लोग हैं जो इस तरह का व्यवहार, दुर्व्यवहार करते हैं बंदियों के साथ, लेकिन वहां भी 70-80% अच्छे भी लोग हैं, पर उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जो पुलिस की जो तनख्वाह होती है वो पुलिस से भी ज्यादा टफ काम करते हैं वहां, और क्रिमिनलों के बीच में रहते हैं। उनकी एक वेदना है कि भाई हमें भी वेतन जो है, विसंगति जो है वो पुलिस के बराबर वेतन होना चाहिए, और होना भी चाहिए। मैं भी ये मांग करूंगा, अगर कभी मुझे मौका मिलता तो उनकी बात को मैं उठाता। वेतन विसंगति को बहुत ही जेलों के दूर करनी चाहिए, और सीएम साहब से भी अपील करेंगे कि जो भी जिस एरिया में मंत्री या सांसद या एमएलए है उनको रूटीन चेकिंग करना चाहिए, और रूटीन चेकिंग में सबसे पहले उनको लंगर में जाना चाहिए, लेकिन अचानक जाना चाहिए कि सुबह वहां टाइम टेबल है फिक्स, इतने बजे चाय मिलेगी, इतने बड़े नाश्ता मिलेगा। तो चाय जो मिल रही है, मैंने देखा चाय का जो दूध मिलता है बंदियों को, वो दूध केवल उस स्टाफ के काम आता है। अगर 20 थैली दूध मिल रहा है तो 8 थैली तो बंदियों की चाय में मिलेगा। जो 400 बंदी है तो 400 बंदियों की तो 8 थैली काम आएगी, और अगर 50 स्टाफ है तो 50 के 12 थैली काम आएगी। तो आप समझ जाओ। तो इनकी जांचें, मतलब बीच बीच में जो भी जनप्रतिनिधि जैसे एमएलए है उनको क्योंकि अलाउ रहता है, सांसद वगैरह को, मंत्री है, मंत्री जिस रूट पे भी जा रहे हैं, अगर वो अचानक से, जैसे बूंदी जेल मेन रोड पे है, सारी जेलें रोडों पे, हाईवे पे है, क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट बंदियों में चले जाए, लेकिन बंदियों से बात करे उस समय स्टाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां इस तरह का खौफ डर बिठाया जाता है। और जो मैंने देखा, जितने भी अधिकारी कर्मचारी वहां जाते हैं चेक करने, चाहे समाज कल्याण से हो चाहे जुडिशरी भी हो, उसके पहले वो परेड लेते हैं, सारे बंदियों को खड़ा करते हैं, तुम्हारी समस्या बताओ। लेकिन उसके पहले, जैसे अभी 12 बजे अगर परेड होगी तो सुबह 9 बजे ये कह दिया जाएगा कि देख लेना, कोई बोलेगा नहीं। तो हिम्मत ही नहीं है, ये लोग तो आ जाएंगे, उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो कोई नहीं देख रहा। तो उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। सारे मानवाधिकार जो दिखाए जा रहे हैं वो सबका उल्लंघन होता है, वहां कोई बोल नहीं पाता, और जो बोलेगा वो उसके साथ वहां दुर्व्यवहार होता है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि आप कभी राजनीति में जाएंगे? क्योंकि आपने शुरू से ही शायद अन्याय सहन नहीं किया है, और यही वजह है कि आप धीरे धीरे वो परिस्थितियां ऐसी बन गई। लेकिन पहली बार ख्याल कब आया कि नहीं, मुझे राजनेता बनना है? मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा ना, कभी मेरा मन ही नहीं था। मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहा था, मेरा पूरा मन था कि मैं सिविल सेवा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए? नहीं, दिया नहीं था। मैं तो 3rd ईयर में चुनाव लड़ लिया ना। फिर 3rd ईयर के बाद में मेरा था भाई, या तो मैं इकोनॉमिक्स से कोई वो बनूं, लेकिन 3rd ईयर में मैंने बताया परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरे को जबरदस्ती चुनाव लड़ा दिया, फिर जबरदस्ती में भाग गया तो लेने गए, तो मैं खड़ा कभी नहीं हुआ। और तीनों चुनाव लड़े, अभी आपने विधानसभा के भी देखे होंगे। तीनों चुनाव में, शुरू के 2 चुनाव में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने वोट आ जाएंगे।
फिर भी वोट आए, क्योंकि मुझे मेरा आकलन पता है। मैं जब अंता में जब चुनाव लड़ने गया तो मुझे आकलन पता था, हार जीत तो एक अलग मायना रखता है। और यही कारण है, अगर मुझे ये एहसास हो जाए, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा था अंता में, और मुझे जीतने के लिए सब दोनों ही पार्टियों को वोट चाहिए था। मुझे कांग्रेस का लोगों का वोट भी चाहिए था, बीजेपी के लोगों को वोट चाहिए था। इसलिए मैं उस परिदृश्य में, चूंकि मेरे को चुनाव जीतना ही है, अगर मुझे ये पता होता कि मैं चुनाव हार जाऊंगा तो इतना ही मान लेते कि प्रमोद जैन भाई की मैं जमानत जब्त करा देता। अगर मैं बाई द लक, आप यही मान लीजिए, मैं चंद्रशेखर की पार्टी से अगर टिकट ले लेता, अगर मैं, क्योंकि फिर लेकिन मुझे एक क्राइटेरिया में रहता मैं कि मुझे केवल एससी वोट देता, एसटी वोट देता, माइनॉरिटी में कुछ वोट आता मुझे। लेकिन अभी जो वोट मिला था, मुझे सर्व समाज का वोट मिला। मैं इसलिए पार्टी से नहीं जुड़ा, क्योंकि पार्टी से जुड़ने के बाद एक फिक्स विचारधारा आपसे जुड़ती है, बाकी लोग कट जाते हैं। तो नहीं तो, लेकिन अगर मेरा मकसद ये होता कि मैं प्रमोद जैन भाई को मुझे मारना ही है, तो इस चुनाव में मार चुका होता। क्योंकि अगर मैं चंद्रशेखर आजाद की किसने वोट दिया, उसका भाया का जो वोट आया वो मेरे हिसाब से ज्यादातर एससी और माइनॉरिटी में वोट आया है। जो आशा थी उतना नहीं मिला। अगर मुझे जितनी उम्मीद थी माइनॉरिटी और एससी में, तो उतनी अगर मुझे मिल जाता तो शायद मैं चुनाव 8,000 वोट का ही तो अंतर था। 8,000 वोट मुझे और मिल जाता उधर से टूट के, तो 16,000 वोट का फर्क था। लेकिन मुझे जो वोट मिला, अब मुझे ऐसा कोई कौम नहीं था, ऐसा कोई बूथ नहीं था। मैंने कहा था अभी चुनाव के बाद भी कि मुझे, जैसे ब्राह्मण समाज में मुझे तो आशा ही नहीं थी मुझे वोट मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज ने मेरे को बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, और बाहर भाग लिया और वोट मुझे दिया। मेरे पास एक परसेंटेज है कि किस वर्ग ने मुझे कितना दिया। धाकड़ समाज कभी भी हमारे यहाँ बीजेपी से नहीं टूटा। धाकड़ समाज एक ऐसा समाज था जिसने, वसुंधरा जी जब 89 में चुनाव लड़ी तो चतुर्भुज नागर का टिकट काट के कांग्रेस ने शिवनारायण नागर को टिकट दिया, तभी धाकड़ समाज ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। प्रकाश जी नागर एक बार छपड़ा से चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, धाकड़ समाज ने वोट नहीं दिया। लेकिन पहली बार बहुत बड़ी संख्या में धाकड़ समाज ने मुझे वोट दिया, और यही क्रांति है जो जन क्रांति में चाह रहा था, किसान क्रांति चाह रहा था, उसकी शुरुआत है। बदली है इस चुनाव के बाद, क्योंकि आपने कई ऐसे बयान दिए हैं। बहुत चेंज आई है, बहुत चेंज आया है, और लोगों में भी चेंज आया है कि हमें स्वीकार, अगर हम अच्छे काम पे हैं, नेक काम पर हैं, तो लोग स्वीकार करेंगे। पहले मेरा यह था कि कुछ भी कर लें, लेकिन लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब उसमें बहुत चेंज आया है। अच्छे लोग मिल रहे हैं, प्रतिष्ठित लोगों ने मेरी मदद करी। बहुत प्रतिष्ठित लोग थे अभी भी इस चुनाव में जिन्होंने मेरी मदद की, मेरे साथ खड़े रहे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ कोई भी व्यक्ति लड़ता तो सारा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला हो जिससे मिलने के बाद आपकी सोच बदली हो, या आप में बदलाव आना शुरू हुआ हो? क्योंकि अभी तक जो नरेश मीणा की एक छवि है, लोग कह ही देते हैं कि गुंडा है, या भाषा शैली ठीक नहीं है, जिसको लेकर के कई बार बात की है। लेकिन अब नरेश मीणा पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्या प्लानिंग है, और क्या नरेश मीणा के अंदर आप कोई बदलाव देखने को? देखो, मैं चाह रहा हूं कि सर्व समाज को साथ लेकर एक बैलेंस करूं राजनीति में। कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों का वोट भी ले लेती है, ब्राह्मणों का भी ले लेती है, सबको साथ के चलती है। कोई नहीं कहता कि भाई कांग्रेस ये है। बीजेपी का आप देख लो, वोट धर्म के नाम पे लेगी, वोट गौमाता के नाम पे लेगी, लेकिन गौमाताएं सड़कों पे घूम रही, कोई गौशाला नहीं बना रहे। हम कुछ प्रयोग करते हैं तो उस पर लोग वो करते हैं, उंगली उठाते हैं। लेकिन आप देखो, मैं तो शंकराचार्य जी से भी मिल रहा हूं, मैं तो चंद्रशेखर आजाद से भी मिला हूं, मैं तो कल ओवैसी जी से भी मिलूंगा। मैं तो इनकलाब का नारा जो मैं दे रहा हूं, मैं भगत सिंह, मैं यही कह रहा हूं भाई, भगत सिंह ने तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग थे, जो महान पुरुष जो थे वो सबको साथ लेकर चल रहे थे। और मैं भी वही प्रयोग कर रहा हूं। और क्यों ना, जब मायावती ने जब तिलक तराजू और तलवार जो नारा दिया, फिर बाद में विष्णु महेश और सतीश चंद्र मिश्र उनकी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे। आज अगर मैं ताकतवर बनूंगा तो कई लोग ऐसे भी तो हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, वो हमारे साथ आएंगे, उनको भी हम लोग देंगे। अभी बहुत कुछ नया हड़ौती में होने वाला है और लोग जाग रहे हैं। मैं कुछ लोग नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने मेरी मदद करी, और एक दो जो चुनाव लड़े हुए थे सांसद का कांग्रेस बीजेपी से, वो हमारे साथ आना भी चाह रहे थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बनी कि वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगली बार हमारे साथ नजर आएंगे। और 2028 के चुनाव में बहुत आपको एक कहा, लोग जो कहते हैं ना कि अभी बीजेपी कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे, रोएंगे ये कि नहीं यहां तो विकल्प बन ही नहीं सकता, थर्ड मोर्चा बन ही नहीं सकता, यहां तो कई बार प्रयोग हुए, लेकिन संगठित प्रयोग नहीं हुए। यूपी में प्रयोग हुआ, लेकिन यूपी में मुलायम ने माइनॉरिटी को साथ साधा, काशीराम के साथ मुलायम सिंह जी की दोस्ती हुई,
ममता बनर्जी ने सबको मतलब लिया ना, ममता बनर्जी ने लिया, कई जगह प्रयोग हुए, यहां अभी तक अकेले अकेले लोग चले, और वो जो चले बेचारे, वो जो लड़ रहे थे वो ईमानदारी से लड़ रहे थे, लेकिन उन पर या तो जाति का टैग लगा दिया गया। अब हनुमान जी बेनीवाल सबके लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन टैग लगा दिया जाता है जाटों का, क्योंकि जो मीडिया में जो लोग बैठे हैं, जो बीजेपी कांग्रेस के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो इस तरह का नैरेटिव सेट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक ही जाति का है। डॉक्टर किरोड़लाल जी के साथ भी हुआ। तो डॉक्टर किरोड़े को जब तुमने बीजेपी पहले तो बना दिया मीणाओं का नेता है, फिर बीजेपी में क्यों लिया भाई? नहीं लेते ना उसको। तो तुम्हारी पार्टियों में आ जाए, राष्ट्रीय पार्टियों में जब शामिल हो जाता है, जब तो उसकी सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। और वो जो अकेला लड़ता है, मैंने देखा कि बाप पार्टी में, जो ये बाप पार्टी है, पहले ये छोटू भाई वसवा के उसमें थे, बीटीपी में, भारतीय ट्राइबल पार्टी में, उस समय इन्होंने पंचायत राज चुनाव लड़ा, और जब सीटें आ गई और जिला प्रमुख बनने का नंबर आया, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों एक होकर उनको नहीं बनने दिया। तो अभी वही, अब ये माहौल क्रिएट करेंगे, नहीं नहीं थर्ड मोर्चा नहीं बन सकता, लेकिन क्यों नहीं बन सकता भाई? सारे लोग अगर एक हो जाए तो क्यों नहीं बनेगा? और बनेगा, और बना के दिखाएंगे। मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र किया है, आपको छोटा किरोड़ी कहा जाता है, 2017 में आपने अपने अंगूठे को काटकर उनका तिलक किया। कैसा रहा किरोड़ी लाल मीणा के साथ आपका सफर, और क्या जो सबसे ज्यादा आपको याद है? देखो, मैं एक बात कहूं कि मैंने आंदोलन करना, समय परिस्थिति में अपनी स्ट्रेटजी बदलना, ये सब डॉक्टर साहब से सीखा है। और डॉक्टर साहब से एक बात और मैंने सीखी है कि आदमी को कभी भी हारने के बाद हताश नहीं होना चाहिए। उनका भी ये देखा मैंने कि वो जब भी कई बार, क्योंकि राजपा उन्होंने जब बनाई थी तो बहुत मजबूती से वो राजस्थान में चुनाव लड़े, लेकिन जब सीटें नहीं आई थी तो एकदम आदमी टूट जाता है, लेकिन वो फिर वापस खड़े हो गए। तो रुकना नहीं चाहिए, हार में जीत है, कहीं ना कहीं ईश्वर कोई बड़ा मुकाम देने के लिए बनाया हुआ आपको। तो और मैंने तो डॉक्टर साहब के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहा हूं, और मैं उनसे ये आशीर्वाद मांगता हूं कि उनका भी स्नेह मेरे प्रति बना। बातचीत हुई आपकी हाल फिलहाल में? नहीं, मेरी बात लास्ट बातचीत कब हुई? मेरा उनसे एक बार बहुत ही ज्यादा वो बिगाड़ हो गया था, जब उनके आदमियों ने मेरे ऊपर हमला किया था मंडावर में, महुआ में, 2017 की बात है, और मुझे जान से मारने के मकसद से वो लोग आए थे। वो विजुअल भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे को बिल्कुल उनसे, लेकिन जब 2020 में जब मुझे कोरोना हुआ, मैं कोरोना पॉजिटिव, तो तब उनका आगे से फोन आया था कि भाई तबीयत कैसी है, मैं तेरा इलाज के लिए कोई, तो मेरी बात हुई। फिर उसके बाद मैं 2-3 बार उनसे मिला भी था। और कहीं न कहीं उनकी जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूं और जिन्होंने शोषण किया है बहुत ज्यादा, उनके साथ जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे दुख होता है। वो जब ओम बिरला के साथ दिखते हैं दोस्ती करते हुए, वो जब प्रताप सिंह सिंघवी को मजबूत करते हुए नजर आते हैं, तब दुख होता है। उन्होंने एक बार 67,000 करोड़ का प्रमोद जैन भाया पे आरोप लगाया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो दोबारा उस बात पर नहीं बोल पाए। अभी भी वो कोटा गए मेरे इस चुनाव के दौरान, उन्होंने कोटा में सारे लोगों को बुलाया, अंता के मीणा नेताओं को। अब वो भगवान जाने, वो जाने, वो जो लोग वहां गए थे वो जाने कि वो किस मकसद से गए थे, क्यों नहीं गए, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं, बच्चा हूं मैं उनके सामने, और उन्हें मेरे पर आशीर्वाद रखना चाहिए, यही कहूंगा। और सचिन पायलट से कब बात हुई थी? पायलट साहब से मेरी बात अभी तो नहीं हुई कभी भी, जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी है। देवली उनियारा चुनाव लड़ा हूं तो उसके कभी नहीं हुई, मतलब देवली उनियारा में उनका कैंडिडेट केसी मीणा हरीश जी का कैंडिडेट था, और उस समय में मिला था देवली उनियारा के चुनाव में। तब उन्होंने साफ साफ मेरे से कह दिया था, भाई दोनों विधानसभा में हमने कमिटमेंट कर रखा है हरीश मीणा मुरारी मीणा से, और वो जिनको चाहेंगे उन्हीं को टिकट हम देंगे। तो वो दिन था, उसके बाद में कभी उनसे ना तो मेरी राम राम हुई ना बात। सचिन पायलट आपको कांग्रेस में लेकर आए? बिल्कुल, 2018 के चुनाव के जस्ट पहले मेरे को उन्होंने ज्वाइन करवाया था कांग्रेस। उसके बाद मैंने वहाँ टोंक में भी बहुत काम किया, सब जगह कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था। 18 में मैंने टिकट मांगा, उन्होंने मेरे लिए प्रयास भी किया, टिकट नहीं मिला। देवली उनियारा में उन्होंने अपनी मजबूरी साफ साफ कह दी थी कि भाई हरीश मीणा और मुरारी को से हमारा कमिटमेंट है,
और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस तरह का कमिटमेंट करती है कि जब इन्होंने शर्तों पे टिकट लिया लोकसभा का, दोनों ने, मुरारी लाल जी ने और हरीश जी ने शर्तों पे टिकट लिया कि हम जिसको कहेंगे उसी को विधानसभा में अगर तुम टिकट दोगे तो हम सांसद का लड़ेंगे। और कांग्रेस ने कहा कि हाँ नहीं, तुम जिसको कहोगे, भले तुम्हारी बेटियों को लड़ाओ, बेटों को लड़ाओ। और यही कारण था कि फिर मैंने भी कहा कि भाई मैं दोनों जगह से लड़ूंगा, लेकिन वो निहारिका नहीं लड़ाया तो मैं वहीं से लड़ा, देवली से। 2013 में तो आपको टिकट मिल ही रहा था बीजेपी से, वो आपने नहीं लिया। आपको अफसोस होता है आज भी उस चीज का? शायद आपका भविष्य अच्छा हो सकता था। देखो, मैं तो एक बात मान ली कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो। कर्नल भेंसला सरपंच के चुनाव लड़े, नहीं जीते, वाइफ को जरूर उन्होंने निर्विरोध बना दिया था। जिला परिषद लड़े, नहीं जीते, सांसद लड़े, नहीं जीते। कर्नल साहब को सब जानते हैं, लेकिन उनकी आज मूर्ति लग रही है। मेरे को लगता है कि हारने के बाद, ये चुनाव हारा तो एक तो होता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हारने के बाद भी लोगों में मुझे जिस तरह का दिख रहा है अभी, एक मेरे प्रति सिंपैथी मानिए या कुछ भी मानिए, तो हौसला दे रही है अभी तो लड़ने के लिए कि नहीं, लोग हैं अभी भी, लोगों का मन है अभी भी। और हौसला जनता से आता है। जिस दिन ये अब लग जाएगा कि भाई अब जनता, और एक वो भी एक समय रहता है, लेकिन एक समय पीरियड रहता है कि जब जिस दिन जनता को ये लग जाएगा नहीं अभी, तो जनता भी, और जो टीम जो है, टीम भी कहां तक आपके साथ रहे। 2013 में मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष था। वसुंधरा जी का मेरे प्रति बहुत अच्छा वो था, लेकिन बड़े षड्यंत्र पूर्वक उस समय भी मेरे साथ षड्यंत्र किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कानाराम जाट जो अध्यक्ष बना, उस कानाराम जाट को लेकर मैं कालीचंद जी सराफ के यहां जा रहा था। वो बीच में से गाड़ी में से उतर गया और मैंने उसकी खुद ने सिफारिश करी भी कानाराम जाट को टिकट दो। लेकिन सुनील जी बंसल, जो उत्तर प्रदेश वाले, वो एबीपी के संगठन मंत्री थे, सुनील जी बंसल साहब ने मेरे से खुद से कहा कि कानाराम को अपन टिकट नहीं देंगे और तुम खुद दूसरा ढूंढो। मिथिलेश जी गौतम एबीपी के वो थे, मेरे से उन्होंने कहा दूसरा ढूंढो। और मुझे खुद एबीपी के लोगों ने बुला के, दीपेश शर्मा नाम का एक लड़का था, तो ये कहा कि भाई दीपेश शर्मा की आप मदद करो, इसको टिकट देंगे। और मैंने उसकी मीटिंगें बुलवाई कि मेरे को भाई दीपेश शर्मा चुनाव जीते। और लास्टली ये हुआ कि जिस कानाराम जाट के लिए मेरे को सुनील जी बंसल ने मना किया, जो मालिक थे एबीपी के, जो टिकट देने वाले थे, और बाद में पता लगा कि उसी कानाराम जाट को फिर मेरे को नजरअंदाज करके मेरे से बिना बात किए उसको टिकट दे दिया। और यहीं से झगड़ा हुआ। मैं भी जब ये हूं कि भाई ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने वो कैंसिल किया। और उसके बाद एक किरोड़ी लाल जी का कैंडिडेट था मांडिया, राजेश मांडिया, उसका मैंने सपोर्ट किया, जिसके कारण मुझे पार्टी से निकाला। और लोग कहते थे मेरे से आके कि भाई साहब क्या दूसरों को मुख्यमंत्री, अपने घर का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। तो मैंने बात तो सही है, तो मैं भी साथ हो लिया, लेकिन नहीं बने, फिर नहीं बैठा। आप कांग्रेस में भी रहे, आप बीजेपी में भी रहे, और अब आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये लग गया है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही आपको टिकट नहीं देंगी? अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है मुझे टिकट देना। बीजेपी का तो मेरे को अभी दे रही थी। मैं कह रहा हूं मतलब कि बीजेपी मुझे इस बार टिकट देती, क्योंकि उस समय तो वसुंधरा जी भी मेरे से खुश हो रही होगी जब मैं बिरला को इनको टारगेट कर रहा था। बाद में वसुंधरा जी की तो मैं जब झालावाड़ में जाके उनको ये कह के आया कि भाई मैं घुसने नहीं दूंगा, तब उनको तो शायद दुख हुआ और जब मेरे को जेल में डाला। अभी मिल जाता, लेकिन मैंने कह दिया भाई मैं बीजेपी से मेरी विचारधारा मिलती नहीं है। लेकिन कांग्रेस, मुझे अभी पता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा होगा ना कांग्रेस में इस अंतर चुनाव के बाद, और जिस दिन से जब से मैंने थर्ड मोर्चा हनुमान जी बेनीवाल साहब से मैं मिला हूं, उसकी बीपी जरूर बढ़ गई होगी। क्योंकि मेरे पास फोन आने लग गए अभी से कईयों के, जो कांग्रेस में नेता बैठे हैं वो सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं अब। अरे नहीं नहीं, हम बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो टिकट दे देगी मेरे को। देवली उनियारा में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, छबड़ा में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मुझे टिकट में दिक्कत नहीं है। पर मैं बनूंगा क्या कांग्रेस में? क्या मुझे कांग्रेस डिप्टी सीएम बना देगी? क्या कांग्रेस मुझे मिनिस्टर बना देगी? इतने दिनों बाद में अगर मैं कांग्रेस में एमएलए बन के जाऊंगा तो मैं सिंगल एमएलए रहूंगा, और वहां मालिक कौन रहेगा? मेरे से बड़ा तो प्रमोद जैन भाया रहेगा, मुझे उसके पैरों में बैठना पड़ेगा, मुझे शांति धारीवाल के पैरों में बैठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो कि मैं कुछ ही नहीं बनूं। जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूं, अगर मैं उनके दरवाजे पे अगर नाक रगड़ के जाऊं तो फिर मेरा जिंदा रहना ही क्या है? इसलिए अब मैंने तय कर लिया। हाँ, अभी शांति धारीवाल का, प्रमोद जैन भाया का कांग्रेस टिकट काट दे, घोषणा कर दे अभी,
कि इनको पार्टी से निकाल देंगे, जिनका वोट नहीं कांग्रेस में। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कहता है जाति जनगणना कराएंगे, जाति आधार पर ये देंगे, सामाजिक समय क्या, कहां है ग्राउंड पे? वो डोटासरा भी जो हंस रहा है, जो गमछा घुमा रहा है कि हम चुनाव जीत लिए, अंता जीत लिए, अब आम चुनाव होगा जब कितने सीटों पे, तुम भाया को भेजना ना कितने सीटों पे। हाँ। अभी आपको पता है क्या, प्रताप सिंह भी ये लेटर लिख रहा है कि मुझे अंता चुनाव में नहीं बुलाया। प्रमोद जैन भाया के जहां जहां पैर पड़ेंगे वहां कांग्रेस साफ हो जाएगी। बुलाते ना, दौसा में मुरारी लाल जब चुनाव लड़ा, क्यों नहीं बुलाया उसको, प्रमोद जैन भाया को? उनको पता था प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा के खिलाफ अगर यहां आ गया तो जो मिलेगा वो भी नहीं मिल जाएगा। प्रताप सिंह अंत में एक चर्चा ये भी थी कि प्रमोद जैन भाया तो खुद बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, है ना, लेकिन मैडम बेटी है। ओम बिरला यही तो चाहता है, ओम बिरला ये चाहता है कि वसुंधरा जिस दिन कमजोर हो जाएगी उस दिन लोकसभा का चुनाव इसको लाके प्रमोद जैन भाया को और सांसद का चुनाव लड़ा देंगे। और मुझे लगता है कि अब वो पृष्ठभूमि और मजबूत हो गई उसकी बीजेपी में जाने की। लेकिन वो तो बीजेपी में जाना तय है, उसका तो बीजेपी में जाना तय है, लेकिन कांग्रेस अपने आप को खत्म कर रही है और खत्म कर लिया कांग्रेस ने। जिस जल्दबाजी में टिकट प्रमोद जैन भाया को दिया, वो क्या था, वो डर था एक कि कहीं नरेश मीणा को चाहने वाले जो कांग्रेस में बैठे हैं वो लोग नरेश मीणा को टिकट नहीं दिला दे, इसलिए बड़ी रणनीति के साथ उसको टिकट दिया। उन्होंने मेरा टिकट नहीं काटा, वो टिकट सीएम का था। 2028 का चुनाव मैंने उस समय भी कहा था कि नरेश मीणा अंता का चुनाव नहीं लड़ रहा, नरेश मीणा राजस्थान के 2028 का चुनाव लड़ रहा। अगर मुझे इस बार कांग्रेस ने मौका नहीं दिया तो फिर दोबारा यह नहीं सोचे कि मैं कांग्रेस की तरफ देख लूं। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, क्या मैं भिखारी हूं क्या जो बार बार भीख मांगता रहूं और मुझे कुछ नहीं मिले, अपमान मिले। अब जो है, आज अगर मैं विधायक बन, आज मैंने कहा लोगों से, मैं पूछता हूं लोगों से, बताओ तुम, मैं कांग्रेस में अगर विधायक बन के जाऊंगा तो मेरे जो जूनियर थे वो तीसरी बार एमएलए बन के जाएंगे, तो मिनिस्टर वो बनेंगे, मैं बनूंगा, मैं किस पोजीशन पे रहूंगा? इससे बढ़िया तो मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। इंडिपेंडेंट में पता नहीं, मैं तो एक ही बनूं, अकेला ही बनूं। लेकिन अगर बराबर कांग्रेस बीजेपी बराबर रह गई तो क्या होगा? क्या होगा फिर? मुझे अब जो है, मैं तो एक सट्टा और खेलूंगा इसी बात का कि हो सकता है कि राजेंद्र जिगुड़ा 3 बार एमएलए बने, जिसमें 2 बार मिनिस्टर बने। सुभाष गर्ग, भरतपुर का सुभाष गर्ग, वो एक बार एमएलए बनता है, मिनिस्टर बन जाता है। अभी भी मेरे पास तो सारी पार्टियों को ऑफर थे। अब मैं उस प्लेट ब्लूप्रिंट बना रहा हूं। अगर हम नहीं लड़ेंगे ज्यादा सीटों पे, लेकिन मेरा मकसद है, अगर हमने जो मैंने जो सोच रखा, अगर 70-80 सीटों पे हम काम करेंगे क्षेत्र के हिसाब से, और अभी से प्रभारी बनाकर अभी से मेहनत करेंगे, और 50 सीट भी अगर हम लेके आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई जो लेकिन सीट डिसाइड कर ऐसा हो जाएगी जो सोचा ही नहीं होगा अभी तक। होगी, अंता होगी, या कौन सी होगी? अभी इन चीजों का अभी आप वेट करो, और सब कुछ डिसाइड है, मेरे दिमाग में सब कुछ डिसाइड है कि जिन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट दिए। अभी परिसीमन होने वाला है। परिसीमन होगा तो सीटें भी बदलेगी, 40 सीट के लगभग सीटें बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा सीटें बनेगी उतना ही हमारे प्रति, हमारे जो पक्ष का है वो होगा। छोटी सीटें हो जाएगी, जिस तरह का समीकरण बनेगा उसमें सोशल इंजीनियरिंग में भी हम मजबूत हो जाएंगे। और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, नरेश मीणा अब एमएलए बनने के लिए नहीं, नरेश मीणा तो अब एमएलए बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। चाहता हूं जिस दिन जाएंगे, जिस दिन 15-20 एमएलए साथ में जाए, और अंता, देवली, उनियारा और छबड़ा, इन लोगों ने मुझे जिंदा रखा है। आज जो कुछ हूं उनकी वजह से हूं, चाहे हारा हूं, लेकिन आज जो मान सम्मान या जो अपेक्षाएं और आशाएं जो लोग कर रहे हैं, और तो वो उन तीनों की जगह। और अभी आप रुक जाइए थोड़े दिन बाद मैं आपको देखूंगा वहां लड़ते हुए लोगों के लिए आप देखो ना, पहली बार राजस्थान की हाड़ौती की राजनीति में मैंने मुद्दा चुनाव में मैंने वोट नहीं मांगे। मैं जिस तरह का चुनाव लड़ा, मैंने जितना मैंने मेरे लिए भीख नहीं मांगी, झोली नहीं फैलाई, उतना मैंने कहा कि भाई फसल बीमा के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं खाद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मैं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरे चुनाव के जस्ट बाद में ही घोषणा हो गई फसल बीमा के पैसों की। और फसल बीमा के पैसों की घोषणा तो जिस प्रमोद जैन भाया ने पूरे चुनाव में फसल बीमा का नाम नहीं लिया, वो धरना दे रहा है अब, तो नीचे तो लेके आ गया ना मैं। जो लोग केवल चुनावी दौर पे जाते थे, जो पैसा बांट के लड़ते थे, उनको लड़ना पड़ेगा। और अभी आप देखना, अगले मैंने बना रखा है मैं,
उस हिसाब से जब मैं काम करूंगा। वहां अब ऐसा नहीं है, प्रताप सिंह सिंघवी कितनी बार छबड़ा गया है, या जयपुर में ऑफिस में बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए इंटरव्यू दे देते हैं। कहीं देखा है आपने कहीं हाड़ौती में आंदोलन करते हुए? क्या इसलिए पार्टी ने दूर रखा? कोटा में भी कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला, और इसके अलावा जो प्रताप सिंह सिंघवी की जो हालत हुई अभी, कि उसको जिले का होते हुए अंता में नहीं बुलाया। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा क्यों नहीं बुलाया। सब मीडिया वाले उसको हाईलाइट कर रहे हैं, प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं बुलाया वसुंधरा जी ने, क्योंकि सबका टारगेट वसुंधरा को खत्म करना है। और मीडिया में जो लोग ज्यादातर बैठे हैं वो कहीं न कहीं उनसे वाइज्ड हैं। सब एक ही बात कहते हैं, वसुंधरा जी ने उसको क्यों नहीं बुलाया। लेकिन उसका पीछे का कारण पता है, किसी ने नहीं बोला। उसके पीछे का कारण यह है कि प्रताप सिंह सिंघवी के प्रति वहां यह भावना बन चुकी कि प्रताप सिंह सिंघवी कांग्रेस के लिए काम करता है, प्रताप सिंह सिंघवी प्रमोद जैन भाया के लिए काम करता है। प्रताप सिंह सिंघवी ने 13 वोट होने के बाद भी बीजेपी में जो उपेंद्र शर्मा, जो बहुत बड़े मजबूत कैंडिडेट थे, उनकी बहू चुनाव लड़ी प्रियंका शर्मा, उसको हराकर उर्मिला जैन को एक वोट दे दिया और उसको जिला प्रमुख बना दिया। अब उस प्रियंका शर्मा को हराने वाले अगर प्रताप सिंह सिंघवी को, जिसका वोट जो जैन समाज से आते हैं, उसका वोट तो ऑलरेडी भाया के साथ था, अगर वो वहां प्रताप सिंह सिंघवी प्रचार करता तो जो ब्राह्मण समाज था, जिनकी बेटी को हरा के आया था वहां, वो क्या सोचता। फिर दूसरा सबसे बड़ा धाकड़ समाज, जैसे प्रताप सिंह सिंघवी को प्रभारी का नाम आया लोगों में, धाकड़ समाज में उसी दिन चल गया कि ये वही प्रताप सिंह सिंघवी जिसने पप्पू धाकड़ को सुपारी देके हाथ पांव तोड़ा के पटक रखा है। और वसुंधरा जी इस बात को जानती थी कि इसके आने से इसके वर्ग का वोट तो भाया को वैसे ही जा रहा है, ज्यादातर वोट तो उसको वैसे ही जा रहा है। इसके आने से धाकड़ पूरा नाराज हो जाएगा, ब्राह्मण समाज पूरा नाराज हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहां ब्राह्मण समाज में सारे लोग घर बिठा दिए। ललित किशोर जी चतुर्वेदी का घर कहां है, दाऊदयाल जी जोशी का परिवार कहां है, रघुवीर सिंह जी का परिवार कहां है। रघुवीर सिंह जी कौशल का बेटा प्रधान है वहां अंता में भी, टिकट मांगता है। रघुवीर सिंह जी कौशल का बेटा टिकट मांगता लगातार, उसको टिकट नहीं मिलता। और तो वो तो जले पे नमक छिड़कने वाला हो गया। सिंघवी चल जाता तो वो मैडम ने ठीक किया, अगर प्रताप सिंह सिंघवी वहां प्रचार में चला जाता आंचल, तो 200% नरेश मीणा चुनाव जीतता, 200%। मैं तो, मेरे लिए तो मैं वेट कर रहा था कि प्रताप सिंह सिंघवी आ जाए, और मैं ये प्रताप सिंह सिंघवी आ जाए। क्यों ओम बिरला क्यों नहीं गया भाई वहां? हीरालाल नागर क्यों नहीं गया प्रचार करने? क्या गठजोड़ है, किससे गठबंधन है? आप बीजेपी के जो संगठनात्मक बात करते हो तो क्या इसलिए कि वसुंधरा जी का कैंडिडेट नहीं, आपको जाना चाहिए था ना मोरपाल जी की। लेकिन आप टोटल लोग वहां पे टोटल बीजेपी के तीनों तो एमएलए प्रमोद जैन भाया के साथ थे, टिकट मांगने वाले आनंद गर्ग वगैरह सब भाया के साथ थे, ओम बिरला की पूरी टीम लगी हुई थी। नीलेश गढ़िया कौन है? वो नीलेश गढ़िया जो विधानसभा भवन बनाता है क्वार्टर में, वो नीलेश गढ़िया वहां अंता में क्या कर रहा था? वो किसका पार्टनर है? मनोज शर्मा, जिससे कई क्रेशर है। वो मनोज शर्मा किसके साथ काम कर रहा था? द्वारका होटल में सारे बैठकर अगर प्रमोद जैन भाई की व्यूह रचना बना रहे थे, जो कोटा में लोकसभा चुनाव में जो ओम बिरला के साथ बैठे थे, वो सारे लोग वहां बैठे थे। अच्छा, एक आप ये आरोप बार बार लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई थी इस चुनाव में, लेकिन दूसरी तरफ आपने इस चुनाव के बाद ये भी कहा कि कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने मेरी मदद भी की। तो आप 2 मंत्री नहीं, एक मंत्री के लिए कहा था। खुलासा करें वो जो थे, जो लोगों ने मेरी मदद करी, वो उस हाड़ौती को जानते हैं। वहां पे जो प्रभारी मंत्री बन के जाते थे, जो देखते थे, वो भी उस व्यवस्था को जानते थे कि हाड़ौती में कोई वो नहीं है। हाड़ौती में तो केवल मिली भगत है, गठजोड़ है, कॉमर्शियल गठजोड़ है। पॉलिटिकल कॉमर्शियल जब गठजोड़ हो गया तो पॉलिटिक्स में कुछ बचता ही नहीं है। जब बीजेपी कांग्रेस के एक साथ क्रेशर चला रहे हो, एक साथ माइनिंग का काम कर रहे हो, एक साथ बनास की बजरी को खा रहे हो, तो काहे की पॉलिटिक्स है। वसुंधरा जी ने मुझे 40 दिन जेल डाला। वसुंधरा जी अभी मेरे खिलाफ काम, मतलब उनका मन है, पर वसुंधरा जी को मैं एक तारीफ करना चाहूंगा वसुंधरा जी की हाड़ौती की राजनीति में, कि वसुंधरा जी षड्यंत्र करना नहीं जानती। वसुंधरा जी ने किसी भी हमारे यहां पर हाड़ौती में किसी का आर्थिक नुकसान नहीं किया। उसने कभी यह नहीं किया वसुंधरा जी ने कि छबड़ा की थर्मल में किसके डंपर जेसीबीयां चलेगी, कौन पैसा कमाएगा। और अभी तक उन्होंने थोड़ा बहुत बैलेंस भी किया। लेकिन दुर्भाग्य अगर वसुंधरा जी के हटने के बाद जो लोगों ने उसको, क्योंकि केवल वहां हाड़ौती को खून चूसने के लिए, वहां के लोगों को तड़प वो करने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। खा गए ना, बनास को खा गए। एक बूंदी जेल के बाहर पीछे गांव है, तालाब गांव, उसको बर्बाद कर दिया ओम बिरला जी ने।
ओम बिरला जी ने एलन कोचिंग से वो मांगते हैं पार्टनरशिप, पूरे कोटा में आत्महत्याएं हो रही है। क्या कारण है कि कोटा से सारी कोचिंगें जाके आप चेकआउट ही चली गई? उसके पीछे क्या ओम बिरला जी अगर लोकसभा स्पीकर थे तो वो करते, बिरला जी अगर चाहते तो खाद की लाइन में नहीं लगना पड़ता वहां। लेकिन बिरला जी और ये लोग पॉलिटिक्स को अलग तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो ठीक नहीं है हाड़ौती के लिए, और उसके लिए और इसलिए लोगों में चेतना आ रही है, जागृति आ रही है। और 2028 में, क्योंकि अब क्रांति जो होगी वो हाड़ौती से होगी, अगला जो पड़ाव होगा राजनीति का वो हाड़ौती में होगा। बार बार तीसरे मोर्चे की बात कही जाती है, हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है, और ये कहा जाता है कि हर क्षेत्र की राजनीति 20 से 25 साल बाद बदलती है, और अब ये वो दौर आ गया है राजस्थान की राजनीति में भी, जब एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी के बाद, क्या आपको लगता है कि लोग ये स्वीकार कर पाएंगे कि राजस्थान में स्वीकार किया, कई बार किया, लेकिन वो अकेले पड़ गए। जैसे मैं अकेला पड़ गया था अंता के चुनाव में, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाता तो मैं चुनाव जीत जाता, पर अकेला लड़ा। किरोड़ी लाल जी की कितनी सीटें रही शायद किसी को नहीं पता। किरोड़ी लाल जी अकेले के दम पे राजपा जब बनी, अकेले के दम पे चुनाव लड़े, लेकिन 4 सीटों पे चुनाव जीते और 13 सीटों पे सेकंड आए, जिसमें टोडा भीम की सीट, पीपलदा की सीट, पीपलदा में रामगोपाल जी बेरवा को जनरल सीट पे टिकट दिया उन्होंने, एससी के कैंडिडेट को, 2500 वोटों से वो हारा। अगर वहां थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता, उस समय हनुमान जी का सपोर्ट, उस समय गठजोड़ होता, तो वहां 3-4 हजार वोट जाट समाज के हैं, वो मिल जाते तो चुनाव जीत जाते। टोडा भीम का ये गणित था। टोडा भीम में राजपा को जो एसटी के लड़े, कोई सपोर्ट नहीं था। अगर जो अभी जो परिस्थितियां बन रही है, और ऐसा नहीं है, मैंने कहा भाई मैं इंडिपेंडेंट, मेरे को रहने दो, आप लोग सब लोग अपने अपने टिकट बांटो और हम लोग सब लोग मिलकर प्रचार करेंगे, लेकिन अभी से आंदोलन की तरह उसको लेना पड़ेगा। केवल मोर्चा बनाने से, केवल एक साथ 5 नेताओं की फोटो आने से या सभा में जाके भाषण देने से मोर्चे नहीं बनते। मोर्चे के लिए अभी 2.5 साल है हमारे पास, उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमें विधानसभा प्रभारी बनाकर अभी से बूथ का मैनेजमेंट अभी से करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हो सकता? और लोग चाह रहे हैं। 17 सीटों पे किरोड़ी लाल जी मीणा, ये मान लीजिए 4 पे जीते, 13 सेकंड रही, तो 17 सीट आई। हनुमान जी का आपने देखा स्टार्टिंग अच्छा हुआ, रोत लेके आया। अब राजकुमार रोत, कुछ अजमेर के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां जाट और आदिवासी भी है, जहां दूसरे लोग भी हैं, और एससी माइनॉरिटी भी अगर मिलती है तो बहुत बड़ी होता है। तो संभव असंभव कुछ भी नहीं है। मेहनत किस तरह का है और मेहनत के साथ साथ आपका मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और हमारी जो बना रहे हैं हम भगत सिंह सेना, अभी भगत सिंह सेना को और एक्टिव करके उसको कागजों पे उतारेंगे। हर विधानसभा, हर तहसील, हर जिले लेवल पे उसको खड़ा करेंगे, और भगत सिंह सेना सारे लोग मिलके। क्योंकि आपने मुलाकात हनुमान बेनीवाल से भी की, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद से भी आप मिले, क्या कोई रोड मैप ऐसा तैयार हुआ है फिलहाल, और आप भी अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं, कब तक वो पॉसिबल हो जाएगा? अभी बहुत लंबी चौड़ी, मेरी कल चंद्रशेखर जी से बहुत लंबी चौड़ी बात हुई है, और हम कन्विंस हैं एक दूसरे से। बेनीवाल जी से मेरी बात हुई है, अभी और भी लोग हैं, और उसकी तैयारी चल रही है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, ज्यादा जल्दीबाजी हो जाएगी, पर जल्द ही बड़ा मोमेंट धरातल पे दिखेगा। क्या क्षेत्र के हिसाब से आप राजनीति को बांटेंगे? क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, और यहाँ पर एक आ जाता है कि कांग्रेस या बीजेपी, लोग इस पर ही भरोसा करते हैं, तो तीसरे मोर्चे को क्यों चुनेंगे? क्या शेखावटी या पूर्वी राजस्थान? देखिए, जैसे उदयपुर अंचल है जहां पे बाप पार्टी है, अगर मैं वहां जाता हूं उनके सपोर्ट करने, नॉट अपना हिस्सेदारी मांगने नहीं, उनमें कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उनकी मदद करने के लिए अगर मैं वहां जाता हूं, तो जो पूर्वी राजस्थान के इधर के जो वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी हो या जो भी लोग हैं, उनमें एक उत्साह आएगा, वो लोग और पॉजिटिव उनसे जुड़ेंगे। आज हनुमान जी बेनीवाल अगर हाड़ौती में आते हैं तो किसान कम्युनिटी में एक हिम्मत आती है, जो उनका हौसला बनता है। जैसे मेरे चुनाव में आए तो उससे उत्साह बढ़ा। हमारे वहां क्या वोटों से मत गणित लगाइए, वोटों के अलावा भी हमारे यहां जाट समाज के लोग जो आज बहुत बड़ी संख्या में पुलिस में है, बहुत बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में है, वो लोग तन्मयता से मेरा साथ देते हैं। वहां जैसे हनुमान जी मेरे साथ आते हैं तो वो लोग हमारा साथ देते हैं हाड़ौती में, तो उससे मजबूती मिलती है। तो एक दूसरे की अगर हम लोग मदद करेंगे मन से तो 100% फायदा होगा। और मैं इनसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं भी पार्टी बनाने के मूड में नहीं हूं। चाहते हैं पार्टी बनाना, लेकिन अभी नहीं हूं। अभी मैं ये चाहता हूं कि मैं
केवल देने के लिए बना हूं मैं। तो जो भी मेरे साथी हैं उनको हमें लड़ाना होगा तो कहीं चंद्रशेखर की पार्टी से लड़ा देंगे, कहीं बेनीवाल जी की पार्टी से लड़ा देंगे, कहीं और लड़ा देंगे। और तो अभी तो मेरा ये मन है कि मैं पूरी ताकत के साथ थर्ड मोर्चे का संयोजक के रूप में काम करूं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं और मेहनत करें। और क्योंकि आप पार्टी बना लेते हो तो फिर आप अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग जाते हो या अपने को मजबूत करने में लग जाते हो। मुझे अभी थर्ड मोर्चा मजबूत करना है। मुझे अभी थर्ड मोर्चा एक बार मजबूत हो जाएगा या थर्ड मोर्चा बन जाएगा, उस दिन अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे। क्या अब नरेश मीणा को सपने में डिप्टी सीएम की कुर्सी दिखने लगी है? और डिप्टी सीएम तो कोई पद भी नहीं होता है। ये मैं कहता हूं, और क्यों नहीं हो सकता। अगर हमारी थर्ड मोर्चे का जो मुख्यमंत्री बनेगा तो हो सकता है नरेश मीणा डिप्टी सीएम बन जाए, नहीं भी बने तो, लेकिन कम से कम ओहदा तो ऊंचा रहेगा ना। हम बनाने वाले बन जाएंगे। कई बार बाल ठाकरे तो कुछ नहीं बने, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी कल चुनाव चालू कर दो, आप घोषणा कर दो चुनाव की। जो भी कैंडिडेट होगा, किसी भी कौम का हो, कोई भी हो, वो मेरे से मदद मांगने आता है। तो ऐसा बनना चाहते हैं ना कि राजस्थान की विधानसभा में भी नरेश मीणा जब, तो उसके बाद टिकट मांगने वाले भी आए, वोट मांगने वाले भी आए, केवल टिकट नहीं, वोट मांगने वाले भी आए। अरे वोट मांगने वाले अभी तो ये जो बने बैठे हैं, इनकी तो इसलिए बीपी ज्यादा बढ़ रही है। और मैं हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ता। जो मेरे को देता है उसको देता हूं, जो लेता, मतलब जो अभी मेरे से अंता में जो गए लोग, जिन्होंने मेरे को जो भी दिया है, मेरा फायदा करने वाले भी, जिन्होंने नुकसान करने वाला भी, सबका हिसाब भी मैं बराबर करेंगे। तो वो भी तो तैयारी है अभी से। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि जो लोग किंग मेकर की भूमिका अदा करते हैं, अगर वो किंग बनना चाहें तो उनको बहुत परेशानी आती है? आपका 25 साल का संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा है, राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यक्ष नहीं बना, पर किंग मेकर बना। और राजस्थान की विधानसभा में भी अगर आपके पीछे 10-20 विधायक डोलते रहे, लोग आपसे ये उम्मीद रखें कि भैया हमें मदद कर सकता है, तो उससे बड़ा एमएलए बनने में नहीं होता। जो मजा बनाने में है, जो लोग आपसे आशा करें, खुद बन जाओगे तो उतना नहीं है। और मुझे पता है कि त्याग में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप त्याग करते हो, बलिदान देते हो, तो वो ज्यादा ताकतवर है आपके खुद के बनने से या खुद के करने से। ये हमने देखा है, मतलब इतिहास में भी हमने देखा कि जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग किया है, वो उनका लोगों में एक सम्मान रहता है। और ईश्वर करे कि हो सकता है अब तक 2028 अब तक चुनाव थर्ड मोर्चा इसीलिए नहीं बनाओ कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिख रखा है, मेरी लकीरें लिख रखी कि मैं ही उसके फ्रंट की वो लाइनें खींचूं। और फिर मैं सबसे छोटा रहूंगा, फ्रंट जो बनेगा, थर्ड मोर्चा बनेगा, तो मेरे से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो ये था कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आपस में झगड़े हो जाएंगे, तो हमारे तो वो भी नहीं है। हमारा तो जो भी सीनियर बड़ा भाई होगा, और वो एक बार, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि अभी तो 2028 में अभी तो कांग्रेस में उठापटक होने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस में वो प्रमोद जन भाया जीता, आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, दिल्ली में राहुल गांधी से मिलके आ गया, अशोक गहलोत से मिलके आ गया, डोटासरा के साथ साथ घूम रहा है, लेकिन पायलट साहब से नहीं मिला। तो कांग्रेस में हो सकता है कि जिस तरह की अभी परिस्थितियां बन रही है, मुझे लगता है कि पायलट साहब को शायद ये 2028 में भी, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं। और अभी पायलट साहब जैसे वो अजमेर से चले थे पैदल यात्रा, तब भी मैं तो तब भी तैयार था। मेरा अगर आप पुराना इंटरव्यू उठाएंगे उस समय का, तब भी मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब को, पायलट साहब को, हनुमान जी को एक साथ आ जाना चाहिए और थर्ड मोर्चा बनाना चाहिए, ताकि अच्छी राजनीति की शुरुआत राजस्थान में हो। तो कई बार अपने आप ईश्वर भी वो कर देता है कि भाई ठीक है, तो ये मान लो कि बेनीवाल जी, नरेश मीणा, चंद्रशेखर आजाद, ये तो एक मंच पे आ ही गए हैं लगभग, और हो सकता है और भी बड़े लोग आ जाए। फिर जो क्षेत्रीय छत्रप है, वो भी जो कई लोग घुटन में हैं, वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। तो इस बार 100% थर्ड मोर्चा बने। रविता जी शर्मा है, वो बेनीवाल जी से मिल रहे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो थर्ड मोर्चा बनेगा, तो ये जो टिकट के लिए भाग रहे हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो कई बार ये होता है कि अपन तो कितना ही कर लें, टिकट नहीं मिलेगा। तो अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि आपने सचिन पायलट का जिक्र किया, आपने हनुमान बेनीवाल का जिक्र किया, किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र किया, इनके नाम से भीड़ आती है, जनाधार है, लेकिन क्या ये माने कि जो भीड़ है वो वोटों में भी तब्दील हो पाएगी? होती है,
अगर आप उसकी तैयारी मेहनत करें, सड़क पे मेहनत करें, लोगों को लगे कि ये सारे लोग वाकई में मन से एक है। केवल भाषण देने से, सभा करने से नहीं होता। वो ग्राउंड पे दिखे, एक दूसरे के लोग पहले से मिलजुले। मुझे हनुमान जी के हर व्यक्ति मुझे पसंद करे, मेरे साथ काम करने वाले हर व्यक्ति हनुमान जी को पसंद करे। अभी राजेंद्र जी गुडा साहब मेरे उसमें रहे, आंदोलनों से लेकर अभी चुनाव में। मेरे जो समर्थक हैं, साथी हैं, वो मुझे जितना चाहते हैं उससे ज्यादा वो राजेंद्र जी गुडा साहब को चाहते हैं, मेरे से भी ज्यादा। अगर आज कोई उनको ये लगता है कि नरेश मीणा ने कोई राजेंद्र जी गुडा साहब के साथ, तो दुख मेरे लोगों को होगा, वो भी मेरे को टोक देंगे। तो इतनी मेहनत कर लो जैसे गुडा साहब और हम दोनों ने मेहनत करी। अभी 2.5 साल में हम एक दूसरे के प्रति इतनी मेहनत कर लें, इतना जगा दें लोगों को, इतना वो करते हैं कि हम एकदम बॉन्डिंग में है। केवल दिखावटी नहीं, केवल ऐसा नहीं कि केवल हमारे वोट लेने के लिए हम बॉन्ड है, हम वाकई में बॉन्ड है, जनता के लिए बॉन्ड है। जनता के लिए एक साथ संघर्ष करते हुए, जनता के साथ एक साथ आंदोलन करते हुए दिखेंगे, दोनों की सबके एक साथ लोग दिखेंगे, तो अपने आप उनमें भी, लोगों में भी तो जुड़ाव होना चाहिए। केवल नेताओं में जुड़ाव से काम नहीं चलेगा, उन आम लोगों में भी जुड़ाव होना चाहिए। उनको लगना चाहिए यार बराबर मेहनत कर रहे हैं सब लोग, तो बनेगा 100%। और आपने एक बयान दिया था कि अगर राहुल गांधी आपको कांग्रेस में बुलाएंगे तो आप आ जाए। नहीं, अब वो रास्ते बंद हो गए, बंद हो गए, अब बिल्कुल बंद हो गए। वो ये मैंने तभी कह दिया था जब मेरा टिकट मांग रहा था कि भाई मुझे लास्ट है, अगर इस बार मुझे टिकट नहीं मिला तो फिर मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तब आपके लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों के बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, चूंकि ये रैपिड फायर का भी जमाना है तो आपके साथ भी रैपिड फायर करना चाहेंगे। नरेश मीणा का फेवरेट लीडर कौन है? कौन फेवरेट लीडर कौन है? लीडर तो किसको कहे, मैं खुद ही हूं। उनका फेवरेट रंग कौन सा है? व्हाइट। नेताओं का क्या फेवरेट रंग व्हाइट ही होता है क्या? व्हाइट ठीक ही है, व्हाइट। नेता तो इसलिए पहनते हैं कि जैसे अलग अलग कपड़े पहनेंगे तो महंगे पड़ते हैं ना, तो सफेद शर्ट एक कोई पहन लो, धो के दोबारा पता नहीं चलता है। नहीं, अच्छा, इस पर भी बड़ी राजनीति चलने लगी है कि हनुमान बेनीवाल का ये बयान था कि कुर्ते तो बड़े नेता पहनते थे और ज्यादा राजनीति में कुछ होता भी नहीं है, मैं तो शर्ट पहन के राजनीति करूंगा। और आजकल दो तीन लोगों के प्रति नेगेटिविटी रहती है जनमानस, मैंने देखा है। स्कूल में तो पीटीआई के प्रति सारे बच्चे डरते हैं, पीटीआई से, जो पीटीआई होता है ना। और सड़क पे चलते हैं तो ट्रक के ड्राइवर से डर लगता है, कब किसको रौंद जाए। और इसी तरह से नेताओं से आम जन को नफरत सी हो गई। और विशेष रूप से वो कुर्ते पजामे पहनने वाले, जो बिल्कुल एकदम सफेद झक कपड़े पहनते हैं, जो नीचे नहीं बैठेंगे, गाड़ी में से उतरेंगे बढ़िया सूट बूट में, उनको भी लोग अच्छे नहीं मानते। लेकिन पायलट साहब तो कुर्ता ही पहनते हैं सफेद कलर का, उन्हें तो बहुत कम देखा जाता है कभी दूसरे अटायर में। अब पायलट साहब का तो क्या बोले, लेकिन मैंने तो कभी आज दिन तक कुर्ता पजामा नहीं पहना, और इसीलिए नहीं पहनते। पहली बात तो ये फीलिंग्स जानी नहीं चाहिए लोगों में कि मैं नेता हूं। नेता होना एक टाइम था जो नेताओं को जनसेवक के रूप में माना जाता था, पर अब नेताओं को खून चूसने वाला, लोगों को मारने वाला। अब नेताओं से कहा ना कि कोई नेता, अगर कोई काला सांप नेता को काट ले तो नेता इतने जहरीले हो गए कि वो काला सांप मर जाएगा, नेता नहीं मरेगा। तो ये हालत हमारे हाड़ौती में तो हम देख ही रहे हैं। और राजनीति से अब भरोसा भी नहीं है। तो बहुत कोई काउंटेड लोग होंगे जो राजनीति में, कौन से नेता की मूर्ति लगी है? हजारों लाखों एमएलए एमपी बनते हैं, मूर्तियां कहां लगती है? किनका मरने के बाद सम्मान होता है? काउंटेड लोग होते हैं जिनका मरने के बाद सम्मान हो। तो इसलिए वो काउंटेड लोगों में रहना चाहते हैं, क्योंकि नेताओं का तो मन देख लिया कि जब पावर में रहता है और उसके घर में कोई डेथ हो जाए, कुत्ता भी मर जाता है ना, तो उस पर लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं कि नेताजी का डॉग मर गया। लेकिन जब नेता मर जाता है और घर में अगर कोई नहीं है तो उसके रोने भी नहीं जाते कोई। नेताओं की हालत है। तो हम लोग, कुछ लोग हैं जो राजनीति को बदलना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, जिसमें गरीबों की, कमजोर लोगों की सुनवाई हो, जो जनता के बीच में बैठे। और जनता के बीच में जब आदमी बैठता है, जनता की सुनता है, तो उसको ग्राउंड रिपोर्ट आती है। जो ऑफिसों में बैठने वाले, ऊपर उड़ने वाले लोगों को जनता से कोई लेन देन नहीं। वो तो केवल आजकल एक और आ गया राजनीति में कि कागजी पैटर्न पे भी चुनाव जीता जा सकता है।
कागजों पे भी बूथ मैनेजमेंट हो सकता है कि इस जाति का इतना वोट है, इस गांव का ये वोट है, इनको इस कागज के आधार पे ये इतना परसेंटेज मिलेगा, इतना, और उस बूथ मैनेजमेंट करके भी जीता जा सकता है। जैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है कि लोगों को पैसा चाहिए तो पैसा दे दो एडवांस में, क्या क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ ध्रुवीकरण करना है, उसमें वो बीजेपी एक्सपर्ट है। कांग्रेस इसलिए खत्म हो रही है कि राहुल गांधी कुछ अलग सोचता है, ग्राउंड वाले अलग सोचते हैं, धरातल पे कुछ अलग ही सोच है। फेवरेट घूमने की जगह? खेत, खुद का खेत, जब कहीं नहीं तो गांव में जाकर खेत पे चले जाओ। फेवरेट खाना? दाल रोटी। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म KGF, और एक और है, अभी मैं जेल में बहुत देखता था उसको, जिसमें कबीला होता है एक अफगानिस्तान में, सलार, वो भी अच्छी है। और एक मुंबई मूवी थी शायद, मुंबई, वो भी ठीक थी। फेवरेट बुक? पहले तो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, अब तो मौका मिल जाता पढ़ लेते हैं। कोई जो हाल ही में किसी ने बोला हो कि ये वाली किताब पढ़ना? बहुत सारी पढ़ी मैंने अभी, और महान पुरुषों को तो लगातार पढ़ते रहते हैं, तो लेकिन अभी जो लेटेस्ट पढ़ी उसमें शिबू सोरेन से प्रभावित हुआ, शिबू सोरेन को पढ़ा, उससे प्रभावित हुआ। और कोई ऐसी किताब भी पढ़ना चाहेंगे जिससे गुस्सा का थोड़ा कम हो जाए? देखो, गुस्सा तो मेरे को आता ही नहीं है। गुस्सा तो क्या है कि कई बार ऐसा लगता है ना, कि कई बार ऐसा भी है कि आदमी अकेला जब करता है ना, लड़ता है, अकेला संघर्ष करता है, साथ वाले कोऑपरेशन नहीं मिलता, तो चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार जब आदमी का सब स्मूथ चलता है तो क्यों गुस्सा आएगा। अब यही प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल ठंडे दिमाग से, और एक टीम भी ऐसी जनरेट करें, टीम साथी भी ऐसे बनाए कि वो लोग अपने आप मैनेज करते रहें। सब चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएगी तो कोई नहीं आता। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि जो लोग मुझे गुस्सेल कहते हैं, वो अपने कार्यक्रम करते हैं, जब शादी ब्याह या घर में कोई कार्यक्रम होता है, तो जब सब कुछ ठीक चलता है तब गुस्सा नहीं आता। लेकिन कोई माँ भी तो बच्चों में गुस्सा कर लेती है ना, और टीचर भी गुस्सा करते हैं, लेकिन तभी तो करते हैं जब कोई आदमी मानता ही नहीं हो। शादी ब्याह होता है, आप बिल्कुल साफा बांध कर बिल्कुल लोगों का स्वागत करते रहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पंगत में खाना में रखने वाले लोग नहीं है, चीजें अपसेट हो रही, तो आप भी तो चिड़चिड़ा हो, आप भी तो करते हैं ना कि अरे यार ये ठीक नहीं चल रहा। तो उसी तरह का हो जाता है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि आसपास इस तरह का मैनेज हो। आपने देखा होगा जिस दिन भी मेरी रैली थी, वहां आप खुद गई थी वहां लीड वो करने, तो उस दिन भी आपने देखा होगा क्या अव्यवस्था हो रही थी। पर नरेश जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपने, क्योंकि शादी का जिक्र किया और बिल्कुल अव्यवस्था हो भी जाती है, अब ये सोचिए कि घर का मुखिया चिल्लाने लग जाए तो परिवार की क्या इमेज बनेगी? और वैसे ही आपके साथ है कि जो आपकी छवि है वो क्या बनेगी? ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे जो साथी है, जो मुझे चाहते हैं, उनको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम लोग ऐसा रखें कि जिससे ये इस तरह का घटनाक्रम ही नहीं हो। उनको ध्यान रखना चाहिए, और रखते भी, अब रखने लगे ना, पहले नहीं रखते थे। और ये गुस्सा क्या अभी का नहीं है, शुरू से होता रहता था। तो कई बार ड्राइवर पे, जैसे कहीं अर्जेंटली जाना है, बहुत स्पीड में जाना है, ड्राइवर उसको गाड़ी को उस हिसाब से नहीं चला, तो उस पर भी गुस्सा आ जाता है, चल जल्दी चला यार, स्पीड में चला, लेट हो रहे हैं। तो गुस्सा नहीं है अभी जैसे बीच में। लेकिन अब जैसे मीडिया ने बहुत ज्यादा नेरेटिव मेरा तो ये बना दिया कि कैसे इसकी इमेज को खराब किया जाए। तो मैंने जिन पर गुस्सा किया वो तो बेचारे नाराज नहीं थे, पर माहौल ऐसा बना दिया ये तो अपनों को ही मारता है, इसको क्यों वोट दो। लेकिन कई नेता, मेरी गति इतनी है, मेरी स्पीड इतनी है, और मैं सोच रहा हूं उस स्पीड के साथ अगर थर्ड मोर्चे में सारे नेता चल दिए तो राजस्थान की तस्वीर बदल देंगे। अब उस गति के साथ साथ कोई ठंडा आदमी चलता है तो फिर ये लगता है कि यार गति तो, क्योंकि समय बहुत कम है। अच्छा, आप पूर्वी राजस्थान की वो जगह होगी जहां से आप 2028 में चुनाव लड़ेंगे, या हाड़ौती की जगह होगी? मैं हाड़ौती से लड़ूंगा। मैंने कहा कि मेरे लिए सेफ जोन पूर्वी राजस्थान है, जहां समीकरण जिस तरह सोशल समीकरण है,
लेकिन जब तक मैं हाड़ौती में बनने के लिए नहीं कर रहा, मैं हाड़ौती को जगाने के लिए लड़ रहा हूँ, और उसमें बहुत ज्यादा तो लगभग अब उस पे है हम कि बदलाव होगा वहां। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि अब तो चप्पल पहन लीजिए? कहते हैं ना, अभी कल ही चंद्रशेखर भाई ने खूब कहा, और भी कहते हैं। मेरे ससुर का फोन आया एक दिन, मैसेज आया कि भाई आप खाटू श्याम जी जा रहे हो तो वहीं ढोक दे के चप्पल पहन लो, स्वास्थ्य ठीक नहीं। लेकिन मैंने कसम खा रखी है तो खा ही रखी है। कितना समय हो गया, और अब कई बार परिवार वाले भी आपको बोलते हैं कि अब तो चप्पल पहन लो? देखो, मैं भी जिद्दी हूँ, और मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं होगा जब तक नहीं पहनेंगे। अच्छा, आपकी क्योंकि विवाहित जिंदगी के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता है, तो आपकी शादी कब हुई? 2005 में। 2005 में। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बेटा 10th में है, और बेटी दिल्ली में है, और श्री राम लेडीज कॉलेज में। टीना डावी भी शायद उसी से पढ़ी है। और मन में ये है कि बेटी IAS वगैरह बने। बेटा जो बनना होगा बन जाएगा, उस पर ज्यादा फोकस नहीं कि उसको क्या करना है। वो तो शायद आपकी तरह नेता बने। अब उसकी जो मर्जी आएगी बन जाएगा, लेकिन उससे बस इतनी सी उम्मीद है कि अच्छे स्कूल में पढ़े और इंग्लिश सीखे। इंग्लिश जरूरी है कि देहाती भी रहे, पर देहाती के साथ साथ पढ़ा लिखा और अंग्रेजी जाने तो उससे ज्यादा वो नहीं है कि भाई वो यही बने। उसकी जो मर्जी आए जो बन जाएगा, लेकिन पढ़ाई पूरी कर ले, और इंग्लिश बहुत जरूरी है। क्या आपकी जैसे पिटाई हुई बचपन में, आपको भी अपने बेटे पर उस मैंने तरीके से? उसको पहली बात तो उसको जरूरत नहीं पड़ी, और अब तो एज ए दोस्त की तरह रहता है, और मुझे मदद करने लग गया वो। कई काम जब इजी गोइंगली जैसे होता है ना कि, तो वो संभालने लग गया। कई बार मेरे को तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता ढंग से, तो मेरे मोबाइल पे कहीं कुछ करना हो, अपलोड करना हो, कोई चीज़ को क्या करना है तो वो कर देता है। तो जरूरत उसको कभी, और मेरे को होता ही नहीं गुस्सा। मेरा वो बेटी से ज़्यादा प्यार है। बेटी को तो अगर थोड़ा सा भी ऊंची आवाज में बोल जाए तो वो रोने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है। क्या उनका भी वही सपना है कि IAS ही बनना है? क्योंकि अभी तक परिवार में सिर्फ पिताजी सोच रहे थे कि बड़े बेटे को IAS बनाएंगे, लेकिन ऐसा सपना हुआ नहीं उनका पूरा। मुझे लगता है मेरी बेटी सपना पूरा करेगी सब घर वालों का। सबको उम्मीद भी है उससे, और उसको कोई दुनियादारी से मतलब भी नहीं है। अभी भी वो कहीं चुनाव में उसने बिल्कुल कहीं गई नहीं, कहीं घर से वो उसका एक ही मोटिव है कि मेरे को पढ़ना है, नौकरी लगना है, बड़ी नौकरी लगना है। और बेटा तो अभी आपने चुनाव में देखा ही होगा, और अब तो अभी वो जिद करने लग जाता है तो कई बार मैं भी चलूंगा कहीं जाना है तो। पर मेरा मन है कि अभी उसको 10th के बाद में कहीं ऐसे कहीं हॉस्टल वगैरह में डाल के आऊँ जो 2-5 साल दिखे ही नहीं, और थोड़ा पढ़ लिख जाए, अंग्रेजी बोलने लग जाए तो। बिल्कुल। राजस्थान की जनता से और क्या कहना चाहेंगे आप अंत में? जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग आप आम तौर पर जब बिना चुनाव के आप सोचते हो, जो चुनाव नहीं हो, आपकी आंखों के सामने चुनाव नहीं हो, चुनाव की बातें नहीं हो, तब आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, चाय की थड़ी पे बैठ के, लोगों जगह पे बैठ के, यार अच्छी राजनीति होनी चाहिए, अच्छे नेता आने चाहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, आप लोग उसी दूषित वातावरण में चले जाते हो, उसी तरह अपना मन बना लेते हो, या तो पैसे के दम पर, या जाति के दम पर, या कोई आदमी आपको जिस तरह से आपको मैनेज करता है, आपके मानसिक उसको उस तरह मैनेज हो जाते हो। तो आप जैसा नॉर्मली सोचते हो, चुनाव के समय भी उसको सोच को रखना चाहिए कि भाई कौन अच्छा, आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए राजनीति में। और अगर आपकी आत्मा ये कह रही है, क्योंकि मुझे इस चुनाव में बहुत सारे लोग मिले जो ये कहते हुए सुने कि यार लड़का ठीक है, इसको वोट देना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट नहीं दिया कि हम तो नहीं, हम तो बीजेपी में, हम कांग्रेस में, या हम इस विचारधारा के। और लास्ट में केवल यही चलाया गया कि सामान्य सीट है, इस पर ये लड़का बन गया, तो वो भी एक नैरेटिव क्रिएट किया गया, उसमें भी लोग असर में आए। बहुत सारे जो प्रमोद जैन भाया कोई ले लो आप, दलितों में जाके अलग बात करना, जनरल में जाके अलग बात करना, तो ये जो भ्रमित लोग करते हैं। आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, जैसे हो वैसे रहना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन मन से साथ लेके चलना चाहिए। उसकी घरवाली जिला प्रमुख है, आजकल ज्यादा बोलना सीख, क्योंकि प्रमोद जैन भाई को कोई जानता नहीं था, मैंने उसको जना दिया। और मैं देख रहा हूं पहली बार कई मीडिया में देखा है
नरेश मीणा चुनाव क्यों हारा, ये ब्रेकिंग चली, कई यूट्यूबर्स चलाते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि प्रमोद भाई क्यों जीता, ये जो कहते हैं नरेश मीणा क्यों हारा, कम जो भी है। तो इसका मतलब, और उसकी वाइफ जिला प्रमुख है, कहीं मैंने तो देखा नहीं कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए, कहीं आंदोलन करते हुए, कहीं विकास के काम करते हुए। लेकिन अब ये मेरे चुनाव लड़ने के बाद बहुत सारी चीजें बदलेगी। उनको भी अगर राजनीति में जिंदा रहना होगा तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा। और अभी मैं जाऊंगा तो दोबारा से जन समस्याओं को उठाऊंगा। तो जनता से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है आज तक जनता से, तो कम से कम कि अपनी आत्मा की आवाज सुने, उन लोगों को चुनाव जिताएं। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अभी वर्तमान समय में किसी को भी कोई समस्या आती है, संगठनात्मक समस्या, जैसे कोई युवाओं को रोजगार को लेकर समस्या आती है, कई जो आंदोलन हो रहे हैं, तो राजस्थान की जनता से पूछना चाहता हूं कि वो जो आंदोलन जो लोग कर रहे हैं कहीं भी, वो किसको याद करते हैं? क्या वो सरकार को याद कर रहे हैं, ये क्या वो विपक्ष को याद कर रहे हैं, क्या वो भजन लाल जी को याद कर रहे हैं, क्या डोटासरा को याद कर रहे हैं? वो तमाम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं कहीं भी, किसी भी कोने में, उन सबको बेनीवाल की याद आ रही है। उनको बेनीवाल की याद आ रही है। वो अभी नरेश मीणा को याद करने लग गए। अभी एक धाकड़ समाज का एक बेटा है जिसका हीरालाल नागर की एस्कॉर्ट से डेथ हो गई थी, 5 साल का बच्चा था, वो लोग धरना देके बैठे हैं। ऐसे हर राजस्थान के हर कोने में कोई ना कोई धरना चल रहा। कोई बनास नदी को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं, कोई डूंगरी बांध को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। तो जब डूंगरी बांध को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं कोई, तो जब आपको याद लड़ने वाले लोग आते हैं, कोई संकट में आता है तो उसको लगता है यार वो लड़ सकता है, वो सत्ता के खिलाफ जा सकता है, सत्ता के खिलाफ बोल सकता है, तब आप हनुमान बेनीवाल को याद करते हो, लड़ने वालों को याद करते हो। तो फिर चुनाव के समय उनको क्यों भूल जाते हो? चुनाव के समय तो ये जो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता है ये भी 5 साल नजर नहीं आते, लेकिन चुनाव के समय आप इनको याद करते हो। और जब संकट पड़ता है, जब विषम परिस्थितियां आती है, तब आप लड़ने वाले नेताओं को याद करते हो। तो मेरा ये निवेदन है जनता से कि भाई जब चुनाव आए तब केवल उनको एक बार ये सोचो कि यार 5 साल लड़ा कौन विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहा है। सत्ता के साथ तो आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, विपक्ष में रह रहे हो आप, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो, विपक्ष में रह रहे हो, तो भी ब्यूरोक्रेसी थोड़ा बहुत उनको इसलिए कोऑपरेट करती है कि ये भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन जिस राजस्थान में ये नैरेटिव बना रखा है कि ये लोग थर्ड मोर्चे वाले सत्ता में नहीं आ सकते, और उसके बावजूद भी वो लोग लड़ रहे हैं, तो उनको एक बार मौका देना चाहिए। और जनता से निवेदन है कि लड़ने वालों को मौका दो, थर्ड मोर्चे के साथ जुड़ना है। और हम ये चाहते हैं कि हर विधानसभा में एक अच्छा विकल्प लेके आएंगे, साफ सुथरा विकल्प लेके आएंगे। हमारे यहाँ कोई धन बल या इस तरह का नहीं, जो व्यक्ति ग्राउंड से उठ के आएगा। और नई जनरेशन, नई युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा, पंचायत राज चुनाव आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसमें चुनाव लड़ें और जीत कर आए। नहीं भी जीतोगे तो भी आपको एक पॉलिटिकल ज्ञान अनुभव मिलेगा, और उसके बाद जो भी इसमें जीत के आएंगे। क्योंकि हमारे साथ भी आजकल ज्यादातर कई लोग फेसबुक से सोचते हैं कि फेसबुक से हम नेता बन जाएंगे। फेसबुक के लाइक कमेंट या फेसबुक से पोस्ट डालना या फेसबुक पे छोटी छोटी चीजें डालने से कुछ नहीं होता। मैंने कई देखा है, ज्यादातर फेसबुक पे लिखने वाले लोग, वो एक पूनम पांडे क्या थी, वो एक थी वहां पे उत्तर प्रदेश में, नहीं पुष्पम प्रिया भी थी, एक और थी कोई कांग्रेस में चुनाव लड़ी, उसके 300, पूनम पंडित। फेसबुक पे लाइक तो लाखों आते हैं लेकिन वोट आए 1500। तो पूनम पंडित जैसे भी लोग बहुत घूमते हैं। तो ऐसे नहीं, आपको क्या बोलते हैं, धरातल पे पकड़ो चाहिए। अभी जैसे हम लोग टिकट देंगे, अगर थर्ड मोर्चा बना टिकट देंगे, तो ये नहीं सोचे ये फेसबुक वाले कि भाई हम पे टिकट उसको मिलेगा जो कहीं जनप्रतिनिधि। अभी आप जिला परिषद चुनाव जीत के आओ निर्दलीय, अभी निर्दलीय चुनाव जीत के सरपंच बन के आओ, प्रधान प्रमुख में कहीं वो करो, तो ऐसे लोग जिनको जनाधार होगा उनको हम लोग टिकट देंगे, ग्राउंड पे रिपोर्ट लेंगे। और अभी आंदोलन जो करेंगे उसमें कई लोग मैंने देखा, मेरे साथ भी हैं बहुत से, जो अकेले अकेले आके सोचते हैं कि हमें भाई साहब हमारे हम तो बहुत खास हैं, हमें बना देंगे। लेकिन वो ये जो सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो लोग लीड कर रहे हैं वो सब जानते हैं कि उनके साथ किसके साथ कितनी संख्या है। मेरे को घर फूंकते हुए बरस हो गए ना, मैं जिसके साथ रहा, तो वो नेता नहीं कहता था, तब भी मैं हजारों लोग लेके उनकी रैलियों में जाता था। तो वो जो हमारे साथ जो एमएलए बनने की सोच रहे होंगे, वो अब ये सोच ले कि अब काम करना पड़ेगा, भीड़ उनको रखनी पड़ेगी, संख्या रखनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि नरेश मीणा की भी वहां भी भीड़ इकट्ठी करेगा, नरेश मीणा गाड़ियों के पैसे लगाया, नरेश मीणा बुलाए डीजल लेके। अगर तुम्हें करना है, कुछ को बनना है, मौका लेना है, तो अब खुद ताकतवर बनो।
हमें जहाँ 100 आदमी की उम्मीद हो वहाँ 500 आदमी खड़े रहो, अपने आप तुम्हें गले लगा लेंगे, अपने आप कह देंगे भाई तैयारी करो। बिल्कुल। तो देखिए, नरेश मीणा भी कह रहे हैं कि राजनीति में रगड़ाई जरूरी है और रगड़ाई मेरी भी हुई है, तुम्हारी भी होनी चाहिए। और थर्ड मोर्चे को लेकर भी उन्होंने बात कही और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उन्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। हालांकि अब धीरे धीरे मन बदल रहा है और अपने ऊपर कुछ काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब तीसरा मोर्चा राजस्थान की राजनीति को कितना बदलेगा, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी दिलचस्प भी होगा कि 2028 का ये चुनाव कितना अनोखा होगा। आपका इस पॉडकास्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, नरेश मीणा को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।